चलो ठीक है, कोई बात नहीं। तो आज हमको कौन सा अपोहा तंत्र पढ़ना है बताइए? सोन गंगा नदी अपोहा तंत्र। छत्तीसगढ़ में कितने अपोहा तंत्र हैं? 5। सबसे बड़ा अपोहा तंत्र, सबसे छोटा अपोहा तंत्र, 56 पूरा परसेंटेज बताएंगे। 5 अपोहा तंत्र में पहला कौन है? महानदी। दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? चौथा कौन है? पांचवा कौन है? सबसे इस बताइए महानदी अपोहा तंत्र का परसेंटेज कितना है? सेकंड वाले का परसेंटेज कितना है? तीसरे वाले का परसेंटेज कितना है? उसके बाद वाले का? अब भाई नर्मदा का, हाँ अब देख के बताइए महानदी का कितना है? 56%। उसका सेकंड नंबर कौन? गोदावरी का कितना है? 28%। फिर आपको सोनगंगा कितना है? 13.63 या लगभग 14%। और लास्ट में आपके ब्राह्मणी का कितना है? 1%। और आपके इसका कितना है भैया? तो नर्मदा का आधा %, 0.5% हो गया इतना। चलिए तो आज हमको पढ़ना क्या है? सोन गंगा नदी अपोहा तंत्र। हो गई बातें? चलिए तब चलते हैं हम अपने सोन गंगा नदी अपोहा तंत्र की ओर। और जो आज सिखाया हूँ अभी शुरुआती 1 मिनट में है ना, अब उसी को दिमाग में ऑन रखना। जब एग्जाम बैठना है तो उस माइंड के साथ बैठना है, ठीक है? ये सीख उसी लिए कि क्लास में सीखिए और एग्जाम इसको अप्लाई कीजिए। एग्जाम बैठना है तो जैसे सब बच्चे बैठते हैं वैसे मत बैठिए। कम ईयर कम ईयर। आपको बाकियों से अलग कैसे होंगे? वैसे ही होंगे जैसा बताया है मैंने। तो आज हम चालू करने वाले भाई अपना तीसरा और सबसे प्रमुख अपोहा तंत्र, सोन गंगा नदी अपोहा तंत्र, है ना? चलिए बताइए कितना % क्षेत्रफल है जल ग्रहण इसका? तो 13.63%। कितना %? हाँ तो भैया बताइए महानदी का कितना %? 56%। आपके गोदावरी का 28%। सोनगंगा का हाँ 13.63 या 13.63 या लगभग 14%। हो गया इतने बात। चलिए बताइए फैलाव इसका मुख्य रूप से कहाँ पर है? तो इसका मुख्य फैलाव कहाँ पर है? सरगुजा संभाग में। क्योंकि आप देख रहे हैं कि सर आपका जो सोन गंगा नदी अपोहा तंत्र है, ये देखिए ये रही गंगा नदी, उससे जुड़ रही भैया यहाँ से सोन नदी। तो सोन नदी में बहुत सारे भैया जाकर के सहायक नदी जुड़ रही है कि यहाँ से बनास, यहाँ से गोपद, यहाँ से भी आपका रिहन, यहाँ से भी आपका कन्हार सब जाकर जुड़ रही है। तो रियल मायने में ये भैया बनास, गोपद, रिहन, कन्हार किस संभाग की नदियाँ दिख रही हैं आपको? सरगुजा संभाग की। तो सोन गंगा अपोहा तंत्र का मुख्य फैलाव कहाँ पर है? सरगुजा। कहाँ पे? सरगुजा संभाग में। कहाँ पर? तो देखिए गंगा की सहायक नदी सोन नदी और सोन की सहायक नदी में आ जाएंगी कन्हार, रिहन, गोपद, बनास, और इनके माध्यम से छत्तीसगढ़ में जल का फैलाव हो रहा है सरगुजा संभाग में। क्लियर हो गई इतनी सी बातें? चलिए अब दिमाग बैठ गया। अब एक बार ध्यान से इस मैप को देखते हैं पहले, आइए फिर आगे हम लोग बढ़ना चालू करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको नदी यहाँ से दिख रही है। कौन सी नदी नाम दिख रहा है आपको? बनास। कौन सी नदी दिख रही है? बनास। फिर कौन दिख रही है? गोपद। फिर कौन दिख रही है बताइए? तो रिहन। कौन दिख रही है? रिहन। और फिर कौन दिख रही है? तो कन्हार। इसलिए भैया बोलेगा पश्चिम से पूर्व की ओर जमाइए बोलेगा तो क्रम क्या हो जाएगा? पहले बनास, गोपद, रिहन, कन्हार। क्या हो जाएगा? बनास, गोपद, रिहन, कन्हार। क्या हो जाएगा? बनास, गोपद, रिहन, कन्हार। क्लियर हो गई बातें? अब आपको मैप बनाने बोलूंगा सीधे एक लाइन खींचोगे ऊपर सोन गंगा का, सोन नदी बना दोगे, पहले गिनोगे क्या? बनास, गोपद, रिहंद और कन्हार। इतना क्लियर लोग दिमाग बैठ गया ना? बस। सेकंड नंबर पे बनास करने में देखो यहाँ गोपद जा रहा है, गोपद देखो यहाँ लोधर जुड़ रहे हैं, न्यूर जुड़ रहे हैं। तो न्यूर और लोधर किसमें जोड़ोगे? तो न्यूर और लोधर किसमें जोड़ोगे? तो न्यूर और लोधर किसमें जोड़ोगे? यस वे सोनहट से, सोनहट का पठार कोरिया से हम कौन सा नदी निकल रहा है? नीचे की ओर हसदेव। और उसी से उत्तर की ओर कौन निकल रहा है? कौन निकल रहा है? यस तो ध्यान रहेगा ये बात। अगला चलते हैं रिहन वाले पे। रिहन को ध्यान से अब देखिए तो दिख रहा है रिहन आपको दिख रहा है मतीरंगा की पहाड़ी सरगुजा से निकल रहे हैं। जब ये निकल रहा है क्या दिख रहा है आपको? घुनघुट्टा। क्या दिख रहा है? घुनघुट्टा। यहाँ क्या दिख रहा है? सूर्या। यहाँ क्या दिख रहा है? मोरन या मोरनी, इसको बोलते हैं मोरन या मोरनी। और यहाँ क्या दिख रहा है? महान। तो भैया सब किसमें जुड़ना है आपको बताइए? 1 बाई 1 जुड़ेगा। पहले क्या जोड़ेंगे? घुनघुट्टा, फिर सूर्या, फिर मोरन और महान। क्या जोड़ेंगे? घुनघुट्टा, सूर्या, मोरन, महान। क्या? घुनघुट्टा, सूर्या, मोरन, महान। किसमें जोड़ देंगे हम लोग? तो भैया आपका रिहन में, उसके माध्यम चल जाएगा सोन नदी में। हो गया। फिर लास्ट में जाते हैं कन्हार नदी। क्लियर हो गई बातें? ये हो गया हमारा कौन सा? कन्हार नदी। ठीक है। कन्हार नदी जब हम उद्गम करना चालू करें जसपुर के भैया जारंग पाठ से चालू करेंगे इसको उद्गम करना, तो इसमें देखिए पहले कौन सा नदी आकर मिल रही है? कौन सी मिल रही है? गलफुआ। यहाँ क्या मिल रही है? चेनान। फिर क्या मिल रही है? तो क्या क्या नाम रखेंगे? गलफुआ, चेनान और पेंगन। क्या क्या? गलफुला, चेनान और पेंगन। गलफुला, चेनान और पेंगन। क्लियर हो गई इतना सी बात? अब एक बार सबको ध्यान से देखो, फिर पढ़ना चालू करेंगे तो दिमाग में नहीं होना चाहिए डाउट। एक बार ध्यान से देखिए इस मैप को।
चलिए पहले यहाँ से पकड़ना चालू कीजिए, 1 2 3 4 सीक्वेंस, फिर 1 को देख लीजिए, फिर सेकंड में कौन कौन सी उसको देखिए, थर्ड में देखिए, फोर्थ में देखिए। ठीक है, इसके अलावा और बहुत से नदियाँ पढ़ेंगे और मुख्य नदियों को पहले याद कर लीजिए, दिमाग में बैठाइए मैप में, ताकि मैप बनवाएं तो आपका दिमाग क्लियरली बन जाए। ये मांझी टोली की पहाड़ी कैमूर श्रेणी लिखा हुआ है, ये सोनहट का पठार लिखा हुआ है, ये मतिरंगा की पहाड़ी लिखा हुआ है। क्लियर हो गया इतना बात? चलिए थोड़ा बड़ा करें, और बड़ा कर दें, कन्हार का बता देंगे, बाकी सबको देख लो। ठीक, पहले नदी बैठाइए दिमाग में कि कौन कौन सी नदी है भैया। सोन नदी में कौन कौन नदी मिलेगी? तो पहले मिलेगी बनास, गोपंद, रिहंद, कन्हार। बनास कोई सहायक नदी पढ़ रहे हो क्या? नहीं, तो अब अगले किस में आ जाओगे सीधा सीधा? गोपंद। गोपंद क्या क्या दिख रहा है आपको? नेउर, 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 हाँ। फिर अगला आ जाएगा रिहंद। रिहंद क्या क्या दिख रहा है? गुनगुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान। क्या क्या? गुनगुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान। क्या क्या? गुनगुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान। क्या क्या? गुनगुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान। इसका काम खत्म। यह न्यूर और लोधर, न्यूर और लोधर। यहाँ क्या? गुनगुट्टा, सूर्या, मोरनी, महान। ये खत्म हो गया। लास्ट हम इसमें आ जाएंगे, क्या क्या है? गल फुला, चिनान और पिंजन। क्या क्या? गल फुला, चिनान और पिंगन। बस इतने ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं अपने है शब्द बढ़ हो गए, कहे चिंता उतना बैठ गया दिमाग में ना। चलो पढ़ना चालू करते हैं। एक बार मैप देख लिए, कम हियर, मैप बैठ गया दिमाग में है ना। सोन नदी पात्र ऊपर ऊपर व्यू बैठ गया। अब इसको अंदर हम चल करके पढ़ना चालू करते हैं। आओ, तो फैलाव क्षेत्र इसका मुख्य कौन संभाग में आपको दिख रहा है? तो भैया बदलेगा, सोन गंगा पोहातंत्र का मुख्य फैलाव छत्तीसगढ़ के किस संभाग में है? किस संभाग में है? यस, फैलाव इसका सरगुजा संभाग में है। और इसका ढाल किस ओर है? तो तभी तो भैया उत्तर की ओर अपना जल गिरा रही है ना। तो इसका ढाल किस ओर होगा? गोदावरी का ढाल दक्षिण की ओर। तो गोदावरी का ढाल दक्षिण या दक्षिण पश्चिम, इसका ढाल उत्तर की ओर। किस तरह? इसका ढाल उत्तर की ओर। क्लियर हो गई बातें? चलिए, तो महानदी का ढाल पूर्व की ओर। तो 3 अपोहा तंत्र आप देख रहे हैं, मेजर मेजर। महानदी का ढाल किस ओर है? पूर्व या उत्तर पूर्व। क्या क्या? पूर्व या उत्तर पूर्व। तो महानदी ऐसे जाती है फिर ऐसे मुड़ती है, तो पूर्व उत्तर पूर्व। तो उत्तर और पूर्व, तो पूर्व या उत्तर पूर्व। क्लियर हो गई बातें? तो महानदी ढाल कैसा है? पूर्व या उत्तर पूर्व। भाई गोदावरी का कैसा है? दक्षिणी या दक्षिण पश्चिम। और इसका कैसा है? तो उत्तर की ओर। या उत्तर पश्चिम बोल दो, उत्तर पूर्व बोल दो, उससे टेंशन नहीं है। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखना। 3 अपोहा तंत्र का मुख्य ढाल देख लिए हम लोग। आगे बढ़ते हैं। प्रमुख नदियां हैं कौन कौन सी दिखी थी? पहले क्या दिखा था आपको? बनास। फिर क्या दिखा था? फिर क्या दिखा था? पहले रिहंद मैप में, फिर रिहंद, फिर कन्हार, फिर बिजाल। ये सब इसकी प्रमुख नदियों में से आते हैं। क्लियर हो गई बातें? संस्कृत साहित्य में उल्लेख है, सोन नदी को हिरण्यबाहु नदी के नाम से जाना जाता है। तो सोन नदी में जाके जो मिल रही हैं, उस सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? हिरण्यबाहु। किस नाम से? हिरण्यबाहु। किस नाम से? हिरण्यबाहु। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? संस्कृत साहित्य में। कहाँ पर? संस्कृत साहित्य में। तो पूछेगा भाई सोन नदी को किस नाम से जानते हैं? तो हिरण्यबाहु। किस में जानते हैं? तो संस्कृत साहित्य में। तो बोले संस्कृत साहित्य में बताइए सोन नदी को किस नाम से जाना जाता है? या संस्कृत साहित्य में हिरण्यबाहु किस नदी को कहा जाता है? या सोन नदी को। अगला भाई मेन नदी कौन आ गया पे आपके यहाँ पे? रिहंद नदी। कौन आ गया? रिहंद। तो सरगुजा की जीवन रेखा कौन सी नदी है? सरगुजा की जीवन रेखा, हाँ। तो उद्गम कहाँ से हो रहा था रिहंद का? छुरी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा। कहाँ से? हाँ, तो रिहंद का उद्गम कहाँ से होता है? तो रिहंद का री, छुरी का री। कैसे याद रहेगा? रिहंद का री और छुरी का री। तो छुरी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा। तो बोलिए छुरी मतिरंगा पहाड़ी सरगुजा से कुछ नदी, कौन सी नदी का उद्गम होता है? रिहंद का उद्गम कहाँ से होता है? वेरी गुड। संगम देखते हैं। संगम इसका कहाँ पे होता है? रेणुकूट उत्तर प्रदेश में सोन नदी मिलती है। तो ये कहाँ जाके मिलती है? रेणुकूट में। और रेणुकूट कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश के रेणुकूट में जाकर के रिहंद नदी किससे मिल जाती है? सोन नदी से। किससे मिल जाती है? सोन नदी से। तो भाई रिहंद, रिहंद का री है ना, छुरी का री, और रेणुकूट का भी र। क्लियर हो गया? तो सब र वाला संबंध इसमें ध्यान रखना है। रेणुकूट भूल जाओगे तो र से याद रखना। ठीक है? कहाँ मिलेगा? यूपी के ये रेणुकूट में। चलो, प्राचीन नाम इसका क्या था? रेणु या रैंड। क्या था इसका प्राचीन नाम? प्राचीन नाम क्या था रिहंद का? तो रेणु या रैंड किसकी प्राचीन नाम है? हाँ, और अगर बोल दे आज वर्तमान में कि मतलब रेणु या रैंड किसकी सहायक नदी है, ऐसा बोल दे, तब भी किसका ले लोगे? किसका? अरे इसका रिहंद का।
रिहंद का ले लोगे तो प्राचीन नाम के अनुसार कोई आज भी कोई छोटी मोटी नदी से जुड़ी होगी तो उसको भी पुराने नाम प्राचीन नाम से जाना जाता है। तो सारे नदियों में याद रखना कि अगर मैचिंग वाला नाम दिख रहा है तो जो मुख्य नदी है उसकी सहायक नदी के रूप में उसको माना जाता है। क्लियर हो गई बातें? तो अगर कल को बोल दे भाई रेणु किसकी सहायक नदी, क्या बोलोगे? रिहंद। रैंड किसकी सहायक नदी है? रिहंद। भाल के प्राचीन नाम में किसके हैं? तो रिहंद के। दिमाग में ऑन रखना, क्योंकि जितना पढ़ोगे वही हमेशा एग्जाम में नहीं पूछता है ना, क्योंकि भाई एग्जामिनर का माइंड थोड़ी पता है किसी पुस्तक किताब को, जैसा मन वैसा पूछ सकता है। तो आपको भी उस अनुसार उस कंडीशन में ढल के आंसर देना होगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। आओ, कुल लंबाई कितनी है इसकी भैया? कितनी है? कितनी है? मांड नदी की कितनी थी? हाँ, 155। मांड नदी का उद्गम कितना है, लंबाई कितना है? तो मांड का 155, रिहंद का 145। कैसे याद रखोगे? मांड का 155, रिहंद का 145। क्या बोलोगे? मांड का 155, रिहंद का 145। इसका मतलब क्या? मांड का 155 का मतलब वो नीचे की ओर जाती है और रिहंद ऊपर की ओर जाती है। इसका लंबाई कितना है? 145। और फिर भैया 155, 145 के बाद अगला लंबाई आता है 135। 135 किसका है? 134 है, लीलागर का है ना 135। लीलागर 135। और किसका 135? परल कोट या कोटरी का भी है 135, ये याद रखना। फिर 135 के पास कौन है? 134, वो किसका है? मनियारी का। फिर 134 के पास कौन है? 100, वो किसका है? अरपा का। ऐसे पूरे याद होना चाहिए कंबाइंड। क्लियर हो गई बातें? तो चलो दोहराते हैं एक बार। महानदी का कुल लंबाई कितना है? 858। कितना है? 858। छत्तीसगढ़ में 286 हो गया बात। उसके बाद चलते हैं, शिवनाथ का कुल लंबाई कितना है? 290। उसे इंद्रावती का कुल लंबाई कितना है? 308 टोटल। और छत्तीसगढ़ में 264। तो टोटल लंबाई कितना है? 308। छत्तीसगढ़ में 264। तो देखो 284, 200 कितना? 86 और 284, 20 कम का कल संबंध बताया था, याद है? तो लगभग 20 के कम, लगभग 20 के कम करके याद रखे ना। तो भाई शिवनाथ का कितना है बताओ? 286। उसमें 20 कम करेंगे कितना हो जाएगा? 266 हो जाएगा। 86 में 66 होगा ना, उससे 2 कम कितना? 264। तो इंद्रावती का कितना रहेगा लंबाई? और टोटल लंबाई कितना इंद्रावती का? 308। ऐसी ट्रेसिंग होना चाहिए। बताओ महानदी का कुल लंबाई 858, छत्तीसगढ़ कुल लंबाई 286, वही शिवनाथ का कुल लंबाई 290 है ना। हमारा शिवनाथ बोल दिया था ना मैंने महानदी की जगह, ठीक है 290 हो गया उसका शिवनाथ का। फिर आपका 264 किसका है? इंद्रावती का। टोटल कितना है उसका? 308। 264 के बाद सेकंड 200 के रेंज में और कौन सा आ रहा है बताओ? 202। ईब नदी 202। ईब 202 वाला काम खत्म। अब बड़े से पकड़ना चलो। 176 किसका था? 176 हसदेव। 173 सबरी। 173 सबरी। हसदेव 176, सबरी 173। क्या? हसदेव 176, सबरी 173। क्लियर? 176 क्षेत्र वाला काम खत्म हो गया। अब फिर चलो बड़े में तो 155 आ जाते हैं। 155 किसका है? मांड का। 145, 135 मनिया आपका लीलागर और कोटरी। लीलागर और कोटरी। 134 मनियारी। आपका 100 अरपा। इतना क्लियर हो गया? तो इस तरीके से पूरा नाम दिमाग में बैठे रहना चाहिए, ट्रेसिंग करके ध्यान रखना। चलो आओ, कुल लंबाई चलते हैं कितना? 145। तो भाई इसका कितना? रिहंद का कुल लंबाई कितना है? 145। कितना है? तटीय नगर चलते हैं। तटीय नगर कौन सा है? तटीय नगर तो महेशपुर कौन सी नदी के तट पर है? महेशपुर कौन सी नदी के तट पर है? नदी बेसिन कौन सी नदी बेसिन का हिस्सा आ जाता है? तो सिंगरौली। कौन सा बेसिन? सिंगरौली नदी बेसिन। सिंगरौली भैया मध्य प्रदेश का हिस्सा है, जहाँ कोयले वगैरह का अच्छा खासा भंडार है, जो पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है। तो भैया जो हमारा रिहंद निकलता है छत्तीसगढ़ से, तो ऊपर जहाँ मिलते हुए भैया यूपी पहुंचेगा, तो कौन सा हिस्सा आ जाता है पूरा? तो कौन सा बेसिन? सिंगरौली बेसिन। कौन से होता जाएगा ये? सिंगरौली बेसिन से। और सिंगरौली बेसिन किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का। किसका हिस्सा है? मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली से होता हुआ कौन सा नदी जा रहा है? रिहंद होके जा रहा है। वेरी गुड, ध्यान रखना। परियोजना गोविंद वल्लभ पंत या रिहंद बांध परियोजना कहां पर है? तो रिहंद पे जो रिहंद बांध परियोजना, इसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। क्या है? गोविंद वल्लभ पंत। अब इस सबरी नदी पे जो परियोजना, उसका नाम क्या है? गोदावरी सबरी नदी पे पोलावरम। क्या है? पोलावरम। क्या है? पोलावरम। इसका नाम क्या है? रिहंद बांध परियोजना या गोविंद वल्लभ पंत। कौन? गोविंद वल्लभ पंत। यहाँ एग्जाम में दिमाग कंफ्यूज जाएगा, सब भूल जाएगा। वल्लभ वल्लभ से आपको सरदार वल्लभ भाई पटेल आप मार के आओगे, ये भी लिखित है।
सबसे ऊपर में ऑप्शन देता है एग्जामिनर सरदार वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि ज्यादा फेमस नाम है वो, तो बच्चे फट से वल्लभ वल्लभ कुछ है फटाट सरदार वल्लभ भाई पटेल मारते हैं, गलत हो जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल और गोविंद वल्लभ पंत दो अलग अलग व्यक्तित्व हैं, है ना, इसलिए यहाँ पे क्या नाम है, गोविंद वल्लभ पंत। क्लियर हो गई बातें, ये गलती नहीं करना, पहले टोक रहा हूँ जहाँ पे होता है गलती। चलो, और कहाँ पर ये बांध भैया आपका, तो उत्तर प्रदेश में। तो रिहंद नदी किस राज्य में भी अपनी परियोजना बनाती है, किस नाम से बनाती है, उसका और नाम क्या है, हाँ। सहायक नदी कौन कौन है इसकी, तो महान, मोरनी, सूर्या, घुनघुट्टा, गोबरी। क्या क्या इसका सहायक नदी है, तो रिहंद का बोलो, सूर्या, मोरनी, महान, सूर्या, मोरनी, महान, गोबरी और घुनघुट्टा, गोबरी घुनघुट्टा। जैसे बचपन खेलते हैं चिंगरी भुरभुस्सी, खेले हो कोई, नहीं खेलो खेल, कुछ नहीं जान रहे तुम लोग, खेल भी नहीं खेलने जानते, बताओ। सूर्या, मोरनी, महान, वैसी भाई गोबरी घुनघुट्टा। क्या बोलोगे, सूर्या, मोरनी, महान, गोबरी और घुनघुट्टा। क्लियर, तो किसकी भाई सहायक नदी होंगी ये सब, किसकी सहायक नदी होंगी, तो सहायक नदी में कहीं भी आपका रेंड रेणुका नहीं लिखा है, मगर इसको लेके चलना है। क्लियर हो गई बात, नहीं, ये बात भी ध्यान रखना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो इसको एग्जैक्टली ऐसे पूछता है ना, नाम, नाम पता होना चाहिए इसमें से। सूर्या, मोरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा किसकी सहायक नदी है, तो किसकी सहायक नदी हो जाएगी, तो भाई चलो नाम है बिना देखे बोलो, किसकी क्या क्या नाम है ना, क्या क्या, सूर्या, मोरनी, महान, गोबरी, घुनघुट्टा। वेरी गुड। हालांकि सब तो कहानी से जुड़ा हुआ है यार, है कि नहीं। मैं कहानी जोड़ दूंगा तो हंसी मजाक वाला हो जाएगा, इसलिए आप लोग खुद से भी जोड़ लेना कहानी, क्योंकि मेरे को शब्द से देखते साथ अलग अलग कहानी बन जाता है दिमाग में, ठीक है। कि महान सूर्य की रोशनी में एक मोरनी है जिसने गोबर दिया, तो उसमें घुनघुट्टा मैंने घुनघुरा किट्टा कीड़े पड़ गए, ऐसा मेरे दिमाग में आता है। तो वैसे आपके में भी आना चाहिए था कि पूरा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए, है ना, कि महान सूर्य की रोशनी में मोरनी थी जिसने भाई गोबर दिया, तो क्या हो गया, उसमें घुनघुट्टा कीड़े पड़ गए, ऐसे रहता है मेरा दिमाग। आपको भी ऐसे ही रखना पड़ेगा दिमाग को, तब याद रखा हमेशा रियंद वाला, ठीक है। एक सीन बनाए काम खत्म, है ना, तो हमसे याद रखना, ऐसे ही बनाना पड़ेगा। आओ, और सब कोई नेचुरल आना चाहिए आपके अंदर, है ना, नेचुरल अपना खुद से निकाल, जो आपके अंदर उसको निकालिए बाहर। इतना शब्द रटना नहीं पड़ेगा, क्वेश्चन में आंसर छुपा दो, ठीक है, ठीक। हाँ, उद्गम चलते हैं, ठीक है। तो बताइए अब अगला कौन सा नदी आ गया, कन्हार नदी। कौन सा नदी अगला, कन्हार नदी। कौन सा नदी, कन्हार नदी। उद्गम कहां से भाई कन्हार नदी का, बखोना चोटी से। कहां से, बखोना चोटी से। कहां से, बखोनी चोटी या बखोना चोटी। तो बखोना बोले चाहे बखोनी बोले, बात एक ही है। तो बखोना चोटी या बखोनी चोटी, इसलिए याद रखना आप लोग उन बच्चों से मत बना जो एकदम सत पर बखोना को बखोनी लिख दिया, बखोनी को बखोना, तो हमको लगा अलग अलग है, ऐसा नहीं होता। क्लियर की बात है ना। और कुछ हिंदी लैंग्वेज में अगर हो रहा है तो अंतर है, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। क्लियर हो इतनी बात ना, इसको ध्यान बैठा के रख लेना, ठीक है। जैसे हिंदी में भैया पंडरा का पंडरी कर देगा, पठरू को पठरी कर देगा, तो आंसर अलग हो जाएगा। इसमें नहीं होगा, बखोना को बखोनी लिखेगा, बखोनी को बखोना, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जियोग्राफी है ये, इसलिए सब्जेक्ट के अनुसार समझना कि शब्द का क्या वैल्यू देना है, किसमें वैल्यू देखना है, अलग अलग मत मार के। जैसे मैं जियोग्राफी में पढ़ाया आपको ना कि छत्तीसगढ़ जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय है, मानसूनी है, उपमहाद्वीपीय है, उपाद्र है, पढ़ाया था ना। तो ऐसे में पढ़ाया अलग अलग कि भाई सारे फंक्शन हमारे उसमें है जलवायु में। तो भाई क्वेश्चन आए थे एग्जाम में टेस्ट मानसून को लेकर के, तो आप ही से बैठते हैं मॉर्निंग में, तो सुबह वाले भैया टोपी पहन के बैठते हैं सीनियर हमारे, वो बोले कि सर मेरे को लगा आप तो बताए थे इतना लंबा चौड़ा नाम, तो उसमें से एक ठो नाम दिया था तो मैं नहीं लिया, मैं बोला उतना लंबा जलवायु होना चाहिए। अरे भाई वो सारी फैसिलिटीज है उसमें, कोई भी शब्द देगा तो आपको आंसर लेना पड़ेगा, है ना, तो ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पढ़ने के बाद भी बच्चे गलती कर देते हैं। उसकी जितनी फैसिलिटीज हैं, वो जितने ऑप्शन दे रहा है तो लेना ही है। क्लियर हो गई बात। आओ, और एक और केस बता देता हूं। अगर जलवायु में लिख दिया उष्णकटिबंधीय, है ना, उपमहाद्वीपीय, और नीचे ए और बी दोनों वाला ऑप्शन नहीं दिया है, तो किसको लोगे, सबसे पहले लोगे जो सबसे वृहद स्तर पे है, वो कौन है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, है ना। उपमहाद्वीपीय भी बात का हिस्सा है, उष्णकटिबंधीय उसका वृहद हिस्सा है मानसूनी। उसके बाद इस तरीके से आपको सीक्वेंस डिसाइड करना होगा, हालांकि उस लेवल पे जाता नहीं है कभी, है ना आयोग। तो देखिएगा कई बार ना सही आंसर नहीं चुनना होता है, कई बार ज्यादा सही और ज्यादा गलत, तो कौन ज्यादा गलत है कौन कम गलत है उसको चुनना होता है। तो हमसे कम गलत को चुनना, जब सही आंसर तो सही बना दिए। कई बार कम गलत और ज्यादा गलत में चुनना होता है, हमसे कम गलत को चुनना। सही आंसर के चकताक में मत बैठना हमें एग्जाम में, है ना, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में सारे क्वेश्चन देता है, इसलिए आपको पहले से उस प्रकृति के हिसाब से, इसलिए टेस्ट सीरीज देना जरूरी है, क्लास टेस्ट देना जरूरी है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है, मेजर है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप लोग में कितने लोग व्यापम वाले हाथ उठाओ।
लगभग सब व्यापम वाले ही हो, है ना। तो जब व्यापम वाले ही हो तो कंप्यूटर का क्लास बोला था डल रहा है, क्यों नहीं देखे कंप्यूटर का क्लास अभी तक? 150 नंबर के पेपर में 50 नंबर कंप्यूटर आता है, 100 नंबर के पेपर में 20 नंबर कंप्यूटर आता है। तो कंप्यूटर के बिना कोई व्यापम का एग्जाम नहीं निकल सकता। उसमें अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उसके बाद आपको रटाया हुआ नहीं है, तो कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, रटा से रटा वाला आंसर नहीं बनेगा। जैसे कितने एंटीवायरस की लिस्ट है, उसको रटना ही पड़ेगा, उसमें समझना क्या है, वो एंटीवायरस क्या होता है उसको समझना पड़ेगा, तो उसमें रटन और समझना दोनों पड़ेगा। इसलिए जब डाला है तो उसको देखिए, समझिए कि पढ़ने का प्रकृति कैसा है, क्योंकि उसमें पूरा वीडियो डालना नहीं है, मगर आप उसको देख के समझिए पढ़ना कैसे है हमको, है ना। क्लियर की बात है ना, ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि उसका लेवल अलग तरीके से है। तो उस कंप्यूटर की क्लास 2 डल चुकी हैं, शायद तीसरा डले, तो आज जाकर के खत्म कर ले। ग्रुप में भी शेयर कर रहा हूँ देखने के लिए, ताकि ना बोल सको भाई हमको पता ही नहीं सर। तो भाई क्या करने के लिए डाला जा रहा है आपके ग्रुप में? टाइम निकालो और देखो, अपने व्यापम के एग्जाम ओरिएंटेड हो तो भाई व्यापम के क्वेश्चन सिलेबस को मत छोड़ो। व्यापम सिलेबस में सबसे मेजर हिस्सा है छत्तीसगढ़, उसका सबसे बड़ा हिस्सा है क्या? कंप्यूटर। ये बात ध्यान रखना। और व्यापम के एग्जाम में तो कंप्यूटर भी, छत्तीसगढ़ भी छोटा हो जाता है, कंप्यूटर सबसे बड़ा हिस्सा है। व्यापम में सबसे बड़ा हिस्सा क्या है? कंप्यूटर ही है। सबसे ज़्यादा लगभग 70% एग्जाम जो है व्यापम उसमें कंप्यूटर ही पूछता है सबसे ज़्यादा, है ना। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि वैकेंसी वैसी होती है, डेस्क वाला काम करना है आपको, ऑफिस वाला काम करना है, सिस्टम वाला काम करना है, इसलिए व्यापम में कंप्यूटर को रखा है सिलेबस में मेजरली। तो कंप्यूटर में आपकी पकड़ बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। आपको लगे 15 मेरे 10 बन रहा है, अच्छा नहीं बना रहा, 15 में 12 बन रहा अच्छा नहीं बन रहा, 15 में 14 13 लगभग बनना चाहिए, 15 में 15 बनना चाहिए, तब जाकर सिलेक्शन ले पाओगे। क्योंकि कंप्यूटर बहुत आसान है, तो 10-12 सबका बन जाता है, वो 2-3 क्वेश्चन में कॉम्पिटिशन है, ठीक है ना। इसलिए कंप्यूटर में पकड़ बनाना चालू करो। आज खत्म करना, कल पूछूंगा उसको मैं, ठीक है। चलो, आप लोग बेरोजगार रहते हैं इसलिए इतना हक से बोलता हूँ, तो नहीं पढ़ो क्या होगा, बैठे रहो बेरोजगार बन के, मेरा क्या जाएगा, कैसे यार। आओ और पढ़ना भाई, ऐसा मत करना यार। आओ, अगला नदी कौन सा है? कन्हार नदी। कौन सा नदी है? कन्हार नदी। कौन सा नदी? उद्गम कहाँ से हुई कन्हार की? तो बखोना, चोटी, गीधा, धोधी, पंडरा, पाट, बगीचा, तहसील जसपुर। बोलो एक बार, क्या क्या लिखा है? अब दिमाग में कंफ्यूजन है कि इतना लंबा नाम कैसे याद रखेंगे। पहले आप लोग अब पढ़ने का टेक्निक सीखिए। पहले जसपुर जिले दिमाग में बैठा लिए, कहाँ पे भैया? जसपुर में। जसपुर में सबसे बड़ा कौन सा पाट प्रदेश है? पंडरा पाट है। और कौन सा तहसील है? तो बगीचा तहसील। तो ये तो नाम खत्म कि जसपुर जिले के बगीचा तहसील के पंडरा पाट। बस नाम तो 2 ठो याद बच गया ना अब याद करने के लिए। जसपुर हो गया, बगीचा तहसील, पंडरा पाट खत्म, बचा 2 ठो, बखोना, चोटी और गीधा धोधी। तो इतना बड़ा डरना क्यों है? क्या? हाँ हाँ, तो बोला तो कुछ भी पूछ सकता है ना एग्जामिनर, पूरा पूछ ले, एक टुप उठा के पूछ ले, इसको निकाल के पूछ ले, इसको निकाल के पूछ ले, पाठ प्रदेश में के आधार पे पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकता है। बोला ना कि हाँ बुक दिखाइए एक बार। ये जो बुक है ना, ये बता दो रहा हूँ इस बुक के बारे में, इसी बुक का बात कर रहा हूँ मैं। ये जो बुक है अपना, ये जो बुक है ना, ये बुक, इस बुक का इसलिए बताया था कि ये जो बुक है छत्तीसगढ़ में आप हर चीज़ का डिटेल बुक पढ़िए, मगर एक बुक उसको हमेशा अपने पास रखिए। इसको हमेशा रिवीजन करने एग्जाम जाने से पहले, क्योंकि इसमें जो की पॉइंट्स दिए ना, हर एक की पॉइंट्स जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए पूरे नदियों का उद्गम वो पाठ प्रदेश के अनुसार पूछने लग जा रहा है, तहसील के अनुसार पूछने लग जाएगा, तो जिले के अनुसार पूछने लग जाएगा, चोटी के अनुसार पूछने लगेगा, क्षेत्र के अनुसार पूछने लगेगा, तो कैसे करोगे? तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ों को समाहित किया गया है। कोई पुस्तक कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, हमेशा उसमें क्या क्या चलता है भाई? मॉड्यूलेशन चलते रहता है, मॉडिफिकेशन चलता है। तो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हुआ है ये भी आपका कम से कम 1 से 2 साल का काम चला सकता है एनुअल भविष्य के। तो उस 2 साल में वैकेंसी ले लेना, तब तक काम चला गया। इसलिए बुक जो क्विक रिवीजन नाम है, क्विक रिवीजन सीरीज, इतनी सी बुक में पूरा हिस्ट्री फिस्ट्री पूरा छत्तीसगढ़ सब कम, कंप्लीट छत्तीसगढ़ है ना, ये सिर्फ जियोग्राफी नहीं है। तो इसका हर एक पॉइंट रटा हुआ होना चाहिए। इतना रट लोगे तो कंपटीशन दुनिया में पैर रख पाओगे। इसका सिलेक्शन के लिए इससे 1-2 एफर्ट एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा, तो ये रटा होना चाहिए पहले। इसका एक एक लाइन, एक एक शब्द, है ना, इसको एकदम पूरा कंठस्थ कर लेना, ठीक है। चलो पकड़ो, दे दीजिए उनको। और उसी बुक से पढ़ भी रहे हैं आप लोग, इसलिए आपको पहले बोलते बुक रखिए सामने, उसके बाद पढ़ते चलिए, ताकि आपको भाई बुक एक बार मेरे साथ खत्म हो जाए, फिर आप खुद से रिवीजन कर तो 2 बार खत्म हो जाए साथ साथ में ही। उसका तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने का हिस्सा आएगा। चलो तो चलते हैं भैया, कन्हार पे आओ। कन्हार वाले दिखाते हैं आपको। अब कौन सी नदी का उद्गम कर रहे थे हम लोग? कन्हार का। कैसे कर रहे थे? कन्हार का। क्या लिखा है? गीधा धोधी। क्या लिखा है? गीधा धोधी, बखोनी चोटी, बखोनी चोटी, पंडरा पाट, पंडरा पाट, बगीचा तहसील जसपुर। क्लियर हो गई बात? फिर से बोल, क्या बोलोगे? गीधा धोधी, बखोनी चोटी, पंडरा पाट, बगीचा तहसील जसपुर। यहाँ कौन सी नदी का उद्गम हो रहा है? तो कन्हार नदी का। क्लियर होगी बातें? अब ये ऑप्शन दे दिए, इसमें सब गायब कर दिया, लिख दिया गीधा धोधी। आप सुने ही नहीं रहोगे, शब्द कैसे मारोगे, है ना।
आपको लगा कि यार मैं तो पढ़ता बखोनी चोटी की पुराने सारे बुक बस बखोना चोटी लिख के दे दिया है, और गिद्ध दूध लिख देता तो कैसे करोगे? जो जिसको याद है एग्जाम कुछ टाइम पे वो मारा, उसका सिलेक्शन हो गया। और वो एक सिंगल एक लाइन का क्वेश्चन इसको पता नहीं हो शब्द, पूरा काम खत्म। तो एक शब्द आपका जिंदगी बिगाड़ सकता है पूरे एग्जाम में, है ना? ये तो हर एक शब्द आपको पता होना चाहिए। चलिए तब चलते हैं कन्हार पे, और फिर गल, फुला, चेनान और पेंजन इसमें देखेंगे। आओ, किसी भी शब्द को हल्के मत लेना, शब्द का बहुत बड़ा वैल्यू है एग्जाम्स में। तो अगला जाता है हमारा कन्हार नदी। कौन सा नदी? कन्हार नदी। तो संगम किस में होती है नदी कन्हार जाके? सोन नदी में। प्राचीन नाम इसका क्या है? रेणुका। रिहन का क्या था? रेणु और रेंड। रेणु और रेंड। रेणुका किसका है? संबंधी नहीं है कहीं। आप फटाक से रेणुका देखते फट से आप रिहन मारते, लिखित है ये। रेणु रेंड पढ़ के एग्जाम में जाते। रेणुका किसका दिख रहा है? ये दिमाग बैठा होना चाहिए कि कौन सा अपवादी था जो दिमाग ऑप्शन कंफ्यूज करेगा, पहले से उसको डिसाइड कर लो, है ना? भाई कौन सा मेरे कंफ्यूज करेगा पहले क्लियर कर दो। क्लियर होगी इतनी बात? तो रेणुका किसका है? और रेंड रिहन किसका? रेणु और रेंडू किसका भैया? हाँ, रेणु और रेंड, ध्यान रखना। आओ, इसकी कुल लंबाई कितनी है? 115। तो इसके बगल में रिहन की कितनी थी? 145। कितनी थी? 145। इसकी कितनी है? 115। देखो सब 5-5 वाले सीरीज में चल रहे हैं, है ना? नीचे 155 में मांड, फिर 145, फिर ये बगल में 115। कितना है ये? 115। तो बता भाई, मांड का कितना है? 155। रिहन का कितना है? 145 को बोलो। कन्हार का कितना है? तो 115। कन्हार का कितना लंबाई है? 115। यस, ऐसे कंफ्यूज एकदम कंठस्थ होना चाहिए। तटीय नगर, इसको बार बार बहुत बार इसको इतना बार पूछा है, एक ही बार लिखा है, और इसको इतना बार पूछ रहा है। देखो 2021 में पूछा, इतने बार पूछा, डीपर डी डीपर डी डीपर डी डीपर डी, इसका कोई वो नहीं है। इसको कोई नदी वाले टॉपिक से भी नहीं पूछा, अलग से पूछ रहा है इसको कि डीपर डी नामक पुरातत्विक स्थल कहाँ पर है, ऐसा पूछ रहा है। तो इससे इसी से पता चल जाएगा, है ना? क्लियर हुई बातें? तो तटीय नगर कौन है भैया? डीपा डी। कौन सा है तटीय नगर? डीपा डी। कौन है तटीय नगर? डीपा डी। और डीपा डी में भैया कन्हार, गल, फुला और सूर्या नदी का संगम है। कौन नदी का संगम है? तो बताइए, डीपा डी नामक पुरातात्विक स्थल किस नदी के तट पर है? कन्हार नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है? कन्हार नदी के तट पर। किस नदी के संगम पर है? कौन सा नदी? कन्हार, गल्फुआ और सूर्या नदी। कौन कौन सा? कन्हार, गल्फुआ और सूर्या नदी के संगम पर है। फिर पूछते बताइए, डीपा डी किस लिए फेमस है? तो क्या बोलोगे? पुरातात्विक स्थल होने के कारण। किस लिए? यस, याद रखिएगा। अगला चलते, इसके सहायक नदी में कौन कौन है? सिंदूर, गलफुला, पेंगन, चिनान। कौन कौन है? तो कन्हार नदी सहायक नदी कौन कौन है? सिंदूर, गलफुला, पेंगन, चिनान। और रिहन का कौन कौन था बताइए? देखिए, फिर इतना सारा नदी में कंफ्यूजन, इसलिए कहानी याद हो तो बन जाता फट से। महान सूर्य की रोशनी में मोरनी ने गोबर किया तो उसमें घुनघुट्टा कीड़े पड़ गए। खत्म खत्म। तो ये नाम भूल जाओगे, कहानी नहीं भूलोगे, ठीक है? तो याद रखने के लिए हर टेक्निक यूज करना है भैया। हाँ, ध्यान रखिए। चलो, कहाँ से रहो? गोबर ओबर के नाम से तुम लोग सब बेटा गोबर में पल बढ़ के बड़े हुए हो, ठीक है? चलो, गुनगुट्टा, चलो गुनगुट्टा मसले तो उसी मसला यार, खुद चला हो बच। चलो, तो भाई बताइए, अब कन्हार का कौन कौन है? तो सिंदूर, गलफुला, पेंगन और चिनान। कौन कौन है? कौन कौन है? देखो, अल्टीमेटली पढ़ा सा टीचर देगा, पढ़ आप सब लोगे, एग्जाम में जीतेगा कौन? जिसको याद है। समझ में आ रहा बात ना? जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। तो देखो, जब जलवायु हम समझा रहे थे, शब्द का मतलब समझाया कि उसको मानसूनी बोल रहे हैं, कि उसको उष्णकटिबंधीय, तो समझने वाला काम खत्म। उससे समझने वाले काम का पूरा काम किस पे डिपेंड होता है एग्जाम निकालने के लिए? रटने पे। जितना रटाए वो जितना कंठस्थ वही होगा। क्लियर? रटने का तरीका आपका क्रिएटिव हो सकता है ना? समझ समझ के रटना या सीधे प्योर रटना, वो अलग अलग तरीके की बात है, मगर भाई कंठस्थ होना चाहिए कुल मिलाकर के, है ना? मुंह जुबानी आपको करना है। पूरे बुक को, क्विक रिवीजन बुक को कंठस्थ कर लीजिएगा आपका कोचिंग खत्म होने से पहले ही। जिस टॉपिक को पढ़ रहे हो उसको कंठस्थ करना। हर एक दिन जो पेज पढ़ा दिया टीचर, वो पेज कंठस्थ हो जाना चाहिए। घर जाकर उसको रिवीजन कीजिए, पढ़ खत्म कीजिए उसको। आओ, तो बताइए, कन्हार नदी के सहायक कौन कौन है? तो सिंदूर, गलफुला, पेंजन, चिनान। कौन कौन है? कौन कौन है? हाँ, चलो पूछूंगा थोड़ी देर बाद, बताना इसका नाम पूरा है। जलप्रपात, तो भाई कन्हार पे कौन सी जलप्रपात है? कोठली जलप्रपात। कौन सी? तो क से कन्हार, क से कोठली। क्या बोलोगे? तो ऐसे ही जब भी क्वेश्चन में आंसर छुपाने की कोशिश किया करो, जितना मैक्सिमम चीज छुपा सकते हो क्वेश्चन में छुपा दो, ताकि दिमाग में याद करने का लोड ही ना रहे, दिमाग फ्री रहेगा। भाई जितना बर्डन नहीं डालोगे उतना दिमाग
काम करेगा, है ना। तो क से कन्हार क से कोठली जलप्रपात, जो याद करना उसको प्योर याद करना। तो क से कन्हार क से कोठली जलप्रपात। और कौन सा कोठली के साथ साथ पवई, कौन है पवई। पवई मगर किस पर है, किस पर है, पवई किस पर है, तो चेनान चनान एक ही बात है। पवई जलप्रपात किस पर है, चनान पर। याद रखना, पूछता है सबको। ये दोनों जलप्रपात को बहुत बार पूछा, देखिए आपके सामने लिखे ना, पूछा है ना उसको अलग अलग एग्जाम में। तो पूछता है कोठली जलप्रपात पवई जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो कोठली जलप्रपात किस पे है, कोटली कन्हार पे है। मैं सब भूल गया, कुछ नहीं है याद, मैं क से कोटली क से कन्हार, मैं ऐसे ही हर क्वेश्चन को छुपाता था, तो क का याद करके बना के आ जाता मैं एग्जाम में। ये होना चाहिए हमेशा, 3-4 तरीके से क्वेश्चन आंसर छुपाया कीजिए। पवई किस पर है, तो क्योंकि भाई पवन क्या होती है, चलती है। पवन क्या होती है, पवन चल रही है, इसलिए चलने से चनान करके आता मैं। समझ में आ रहा है बात। ये टेक्निक अपने डेवलप करना पड़ेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। तो सिर्फ पढ़ना जरूरी नहीं, पढ़ने का सही तरीका भी होना चाहिए। विशेष क्या है कि कन्हार नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा में प्रवाहित होती है। तो छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा में कौन प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ और झारखंड की, छत्तीसगढ़ झारखंड सीमा में। वेरी गुड। चलो बताओ इसका सहायक नदी कौन कौन है, हो गया, भूल गए इतनी जल्दी ना। देखे अगला, सिंदूर गलफुला और सिंदूर गलफुला। तो शब्द रटो को तो भूलोगे ही ना, तो क्यों नहीं समझ में आ रहा है कि भाई सिंदूर लगा दी तब भी लड़की गाल फुला के बैठ गई है। क्या बोल रही, मुझे क्या चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे क्या चाहिए भैया, चेनान चाहिए, इस तरीके से याद रखो, है ना। पेंगन चेनान, ठीक है। तो कंगन चनान चाहिए, पेंगन से कंगन जोड़ दो, कुछ भी जोड़ दो। ऐसे तो क्या करोगे, सिंदूर नहीं लगा रहे तो क्या कर रहे हैं लड़की, गाल फुला ली है। क्या कर ली है, गाल फुला ली। बच्चा पेंगन और चेनान, है ना, क्योंकि उसको क्या चाहिए, पेंजन चाहिए, पैजन बोलते हैं पैल को, तो पैजन चाहिए और चनान। क्लियर होगी इतनी इस बात। चलो तो ऐसे याद करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा नदी है, बनास नदी। कौन सा नदी है, हाँ। तो आप लोग मुंह मत फुलाना, ठीक है। सिंदूर नहीं लगाएगा पति तो ऐसा तो लगा ही देगा। बताओ बनास नदी कौन सा नदी है भैया, अगला बनास नदी कौन सी नदी है, उद्गम कहाँ से है बनास नदी की, मांझटोली की पहाड़ी, भरतपुर तहसील कोरिया। कहाँ से, आज के लिए मांझटोली मांझटोली ही पूछ रहा है, बाकी सब गायब कर दे कि बनास नदी का उद्गम कहाँ से है, कहाँ से है। बहुत बार पूछ रहा है इस चीज को, इतने बार मांझटोली को पूछेगा। मांझटोली को आजकल फेमस कर दिया एग्जामिनर, है ना। तो देख लो भैया कौन सा नदी पढ़ रहे हो आप लोग, बनास। कौन सा पढ़ रहे हो, तो बनास का कहाँ से हो रहा है, मांझटोली की पहाड़ी कैमूर श्रेणी। क्या, मांझटोली की पहाड़ी कैमूर श्रेणी। और आगे क्या पढ़ते, बताओ आगे क्या पढ़ते उद्गम में, हाँ नहीं, बॉर्डर पे है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो बनास नदी का जैसे मनेंद्र चिमनी भरतपुर जा चुका है क्या ये, चलो इसको चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है, बता देंगे चेक करके। आओ बनास नदी में चलते हैं। मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील कोरिया। क्या हो गया ये, मांझटोली की पहाड़ी भरतपुर तहसील कोरिया। यह देवगढ़ की पहाड़ी के पश्चिम दिशा में स्थित है। तो किस दिशा में स्थित है, तो देवगढ़ की पहाड़ी के पश्चिम दिशा में। देवगढ़ कहाँ पर है, तो कोरिया में है, और इसलिए उसके पश्चिम दिशा में कौन सी है, तो मांझटोली की पहाड़ी है। क्लियर हुई बातें, ध्यान रखिएगा। संगम कहाँ होती है, डेम्भा ग्राम के समीप सोन नदी में, शहडोल मध्य प्रदेश में। तो कहाँ पे संगम होती है, डेम्भा ग्राम के समीप सोन नदी में, शहडोल के पास। तो भाई सोन नदी तो होना ही होना है, शहडोल मध्य प्रदेश, डेम्भा ग्राम। क्या याद रखोगे, हाँ। तो डेम्भा ग्राम शहडोल मध्य प्रदेश, क्या बोलेंगे, कौन सी नदी, बनास नदी। कौन सी नदी, तो बनास नदी, डेम्भा ग्राम, शहडोल क्षेत्र। क्लियर हो गई बातें। चलिए जलप्रपात इसमें कौन सा है, रामदास जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ में है। कौन जलप्रपात है, रामदास जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ में है। कौन जलप्रपात है, रामदास जलप्रपात मनेन्द्रगढ़ में है। तो भाई कौन सा जलप्रपात है बनास नदी पर, कन्हार नदी पर कौन सा जलप्रपात था, कोटली और पवई। पवई किस नदी पे था, पवन चल रही है चनान पे, है ना। और कोटली किस पे था, कन्हार पे ही था। और रामदह किस पे है भैया, रामदा, रामदा। तो रामदा लिखे या रामदाह कर दे, दाह, रामदाह, दहन वाला दह, तो एक ही बात है। क्लियर की बात है, रामदा या रामदाह एक ही बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जलप्रपात, रामदाह जलप्रपात किस पर है, हाँ नहीं किस पर है, और कहाँ पर है, तो किस पर कहाँ पर, तो अलग शब्द है। किस पर है, तो बनास नदी पर। कहाँ पर है, तो
इसका प्रवाह क्षेत्र कौन सा है? तो बनास नदी मुख्य रूप से कहाँ बहती है? हाँ, विशेष यह छत्तीसगढ़ एवं मध्य प्रदेश की सीमा में प्रवाहित होती है। क्लियर हो गई बातें? तो बताइए छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? बनास नदी। कौन प्रवाहित हो रही है? अब भैया छत्तीसगढ़ और झारखंड की कन्हार। क्लियर हो गई इतना बात? चलो अब चलते हैं, अगला हमारा है गोपद। तो गोपद देख लीजिए मैप में फिर से, दिख रहा है गोपद नदी, सोनहट का पठार, कोरिया क्षेत्र से निकल रहा है, ऐसा करके जा रहा भैया। हाँ आओ, चलिए। तो गोपद नदी का उद्गम कहां से हो रहा है? सोनहट पठार सूरजपुर। कहां से? कहां से हो रहा है? कहां से हो रहा है? संगम कहां पर हो रहा है? छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश की सीमा में बनास से जाके संगम होता है। किससे संगम हो जाता है? तो भैया बताइए आपका कहा बनास नदी का सबसे बड़ा सहायक नदी कौन हो जाएगा? गोपद हो जाएगा। किसमें अपना जल गिरा रहा है? तो बनास में, इसलिए बनास की सहायक नदी कौन हो जाएगी? प्रवाह क्षेत्र कौन है इसका? कोरिया। तटीय नगर कौन है? हरदी हर चौका। तटीय नगर कौन है? तो बोलेगा हरदी हर चौका जो क्षेत्र है वो किस नदी के तट पर स्थित है? किसके तट पर? गोपद के। भाई डीपाडी, डीपाडी, और डीपाडी कौन से जिले में है? नहीं, डीपाडी बलरामपुर, डीपाडी बलरामपुर में है। और भैया आपका हो गया तटीय नगर कौन सा भैया गोपद पे? तो हरदी हर चौका। कहां पर है ये कहां पर? हरदी हर चौका सूरजपुर। कहां पर है? चलिए याद रखिएगा। तो उद्गम कहां से होता है भैया इसका? सोनहट पठार सूरजपुर। छत्तीसगढ़ के मध्य प्रदेश की सीमा कौन बनाती है? तो बनास। भैया हो गए कौन से क्षेत्र में प्रवाहित होती है? कोरिया में। तटीय नगर कौन सा है? हरदी हर चौका। कौन सा तटीय नगर? तो बोलिए हरदी हर चौका कौन सी नदी के तट पर है? हाँ देख लो, दिख रहा है आपको कि गोपद जा रहा है और यहाँ दिख रहा है हरदी हर चौका, दिख रहा है ना? यस, ध्यान रखने की बात को। अब अगला कौन आ गया हमारा? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। अगला कौन सा अपवाह तंत्र आ गया? ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। तो आज हमारा पूरा नदी चैप्टर खत्म कर देंगे। चलिए, तो ये ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का भाई जल ग्रहण क्षेत्र कितना है? 1%। कितना परसेंट? और उस एक के बाद अंदर जाएंगे 1.03%। क्लियर हो गई बातें? फिर आगे बढ़ते हैं। फैलाव कितने पे है? जसपुर क्षेत्र में। कहां पर है ब्राह्मणी क्षेत्र फैलाव? जसपुर क्षेत्र में। पहले मैप देख लिए रहो, ब्राह्मणी नर्मदा दोनों को एक साथ देख लिए रहो मैप, फिर हम सीधा पढ़ना चालू करेंगे। आओ, दिख रहा है आपको? ये रहा ब्राह्मणी नदी। क्लियर हो गई बातें? और इसमें जा रहा है कौन सा नदी जा रहा है? देखो तो शंख नदी। कौन सा नदी जा रहा है? शंख नदी। कौन सा नदी जा रहा है? शंख नदी। और छोटी मोटी और सहायक नदी शंख नदी मिल जाएंगी, है ना? तो ब्राह्मणी नदी अपवाह कितना परसेंट क्षेत्रफल है हमारा भाई? जलग्रहण क्षेत्र कितना परसेंट है? 1%। कितना परसेंट? 1%। और डिटेल बोले तो 1.03%। वैसे ही आप कर लेते हैं नर्मदा। और नर्मदा का कितना परसेंट है हमारा? तो नर्मदा का, और नर्मदा में कौन कौन नदी जुड़ रही है? ताड़ा और बंजर। ताड़ा और बंजर, ठीक है? यह बात होगी। अमरकंटक की पहाड़ी से इधर नर्मदा, इधर सोन नदी। चलिए, तो ब्राह्मणी देखेंगे, फिर नर्मदा देखेंगे, फिर हमारा नदी चैप्टर खत्म हो जाएगा। आओ, तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का कितना परसेंट क्षेत्रफल है? 1.03%। इसका कितना है नर्मदा का? हाँ, इसका फैलाव क्षेत्र कहां पर है? जसपुर में। ढाल कहां पर है इसका? दक्षिण की ओर। कहां ढाल इसका? दक्षिण की ओर। तब तो देखिए ना, शंख नदी दक्षिण की ओर भाग रही। कहां भाग रही शंख नदी आपका? दक्षिण की ओर। इसलिए ध्यान रखना, नदी से कहां भाग रही है शंख नदी? दक्षिण की ओर। इसलिए ढाल कहां होगा आपका ब्राह्मणी का? तो दक्षिण की ओर। जबकि भाई इसका ढाल कहां पर है आपका? सोन नदी का उत्तर की ओर। ब्राह्मणी ढाल किधर है? दक्षिण की ओर। यस। प्रमुख नदी है इसमें कौन है? शंख नदी और कोयल नदी। प्रमुख नदी कौन कौन सी है? शंख नदी और कोयल। तो ब्राह्मणी नदी की प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है? शंख नदी और कोयल नदी। शंख नदी क्या बोल रहा है? जसपुर छत्तीसगढ़ एवं झारखंड में प्रवाहित होती है। तो शंख नदी कहाँ कहाँ प्रवाहित होती है? जसपुर छत्तीसगढ़ और झारखंड में। कहाँ कहाँ पे? जसपुर छत्तीसगढ़ और झारखंड प्रवाहित होती है। कोयल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? झारखंड में। कोयल नदी कहाँ प्रवाहित होती है? झारखंड में। क्लियर हो गई इतनी बातें? चलिए, तो पूछेगा शंख नदी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र। कौन सी नदी अपवाह तंत्र किससे है? तो हाँ, जसपुर में एकमात्र कौन सी नदी बह रही है? तो ब्राह्मणी की कौन सी नदी एकमात्र जसपुर में बहती है? तो छोटी छोटी नदी और बहती है, प्रमुख नदी में बहती है। क्लियर हुई इतनी बात? ध्यान रखना।
आते हैं नर्मदा नदी अपोहा तंत्र पे। कितना परसेंट है ये? 0.55%। तो नर्मदा नदी का कितना है भैया? आधा परसेंट या 0.5%। छत्तीसगढ़ का सबसे छोटा नदी अपोहा तंत्र कौन है? सबसे छोटा अपोहा तंत्र कौन है? यस। फैलाव इसका क्या है? तो पश्चिमी कवर्ध एवं राजनांदगांव जिला में। ये दोनों से जा रहे थे है ना बंजर ताड़ा मिलने के लिए, तो इसका फैलाव कहाँ पर है? तो पश्चिमी कवर्धा या राजनांदगांव, पश्चिमी कवर्धा या राजनांदगांव जिला। ढाल इसका किस ओर है? पश्चिम की ओर ही है। प्रमुख नदी इसकी कौन कौन है? बंजर और ताड़ा। कौन प्रमुख नदी है? बंजर और ताड़ा। बंजर नदी पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी। छत्तीसगढ़ की पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? कौन है? कौन है? याद रखने क्वेश्चन वही बना हुआ है ना। चलिए देख रहे हैं नदी तो सब भाई उत्तर दक्षिण सब बह रही है, मगर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन है? कौन है? यस। इधर कौन सा निकल रहा है? ताड़ा। तो पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी, और फिर इधर। हाँ चलो और एक और देखेंगे भैया इसमें कौन सी नदी है? जोहिला नदी। कौन सी नदी? जोहिला नदी। अमरकंटक क्षेत्र से जोहिला नदी का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? तो छोटा सा निकलता है, तुरंत मिल जाता है, इसलिए भैया इसको मैप में दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर होगी बात? इससे इतने पूछेगा कि जोहिला नदी किस अपोहा तंत्र का हिस्सा है? तो नर्मदा नदी अपोहा तंत्र कौन कौन सा नाम याद रखोगे? बंजर, ताड़ा, जोहिला। क्या क्या? बंजर, ताड़ा, जोहिला। भाई बंजर क्या है? पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। ताड़ा सिंपल छोड़ दिया। जोहिला कहाँ है? अमरकंटक क्षेत्र से ही उद्गम होता है। कहाँ से उद्गम होता है जोहिला का? अमरकंटक क्षेत्र से उद्गम होता है। विशेष कि बंजर एवं ताड़ा नदी कबीरधाम जिले से उद्गमित होती है। तो कहाँ से उद्गम होता है इन दोनों का? तो बंजर ताड़ा का उद्गम कहाँ से होता है? कहाँ से होता है? कबीरधाम से। और जोहिला का अमरकंटक क्षेत्र से। तीनों को उद्गम क्षेत्र पता चल गया। चलिए तो भाई हमारा हो गया नदी अपोहा तंत्र खत्म। क्लियर हो गई बातें? सब में आंसर वही लेना है। बंजर पश्चिम साइड बहने वाले में ना, लंबाई देखना पड़ेगा, एक बार देख लेंगे उसकी लंबाई। उसमें छत्तीसगढ़ में ना, इसका दोनों का लंबाई कंपेयर करके पता चल जाएगा उसका। अभी किसको ले रहा है? बंजर ले लिया है ना, तो बंजर लेके चलोगे। ठीक है। कुछ दिया अलग दिया उसके बारे में? कुछ अलग दिया है उसके बारे में? नहीं दिया है ना। हाँ तो आंसर बंजर ले चुका, तो बंजर लेकर के चलना। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन। अगला कौन सा टॉपिक आ गया हमारा? अब जल संसाधन। अगला टॉपिक क्या है? जल संसाधन। चलिए जल संसाधन का मतलब क्या होता है समझते चलिए। कि प्रदेश की लगभग कितने % जनसंख्या जीवन यापन कृषि पर आधारित है? तो बहुत बार ये लाइन पूछा है कि प्रदेश की लगभग कितनी % जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है? कितने % का? कितने % का? कितने % का? तो प्रदेश की लगभग 80% जनसंख्या का जीवन यापन कृषि पर आधारित है। और कृषि खुद किस पे आधारित है? जल पर। क्लियर होते? जल पर या जल के संसाधनों पर। तो जल संसाधन का मतलब क्या है? कि आपके यहाँ जल के कौन कौन से सोर्स हैं। क्लियर होगी बातें? ठीक है, मुझे समझ आ गई। जितने भी सोर्स आपके पास हों जल के, वो सारे किस में जाते हैं? जल संसाधन में आ जाते हैं। और जल संसाधन के थ्रू ही भैया छत्तीसगढ़ मुख्य जल संसाधन कौन है हमारा? मानसून से प्राप्त। कृषि के लिए जमीन कौन है? जल संसाधन मानसून है ना। चलो फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो प्रदेश के लिए वो कितने % जनसंख्या का जीवन यापन कृषि जुड़ा हुआ है? 80%। इसको बहुत बार पूछा हुआ। कितने % जनसंख्या? पहले 72 था, 80 हो गया है। तो लेटेस्ट याद रखना। प्रदेश की लगभग कितने लाख कृषक परिवारों में से, तो कितने लाख कृषक परिवार बोल रहा है? 40 लाख। कितने लाख? 40 लाख। तो 80% 40 लाख याद हो गया। तो 40 लाख कृषक परिवारों में से 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। क्लियर हो कितनी बातें? तो बोले भैया बताइए 40 प्रदेश की 40 लाख कृषक परिवार, तो छत्तीसगढ़ में कुल कितने कृषक परिवार हैं? कितने कृषक परिवार हैं? कितने कृषक परिवार हैं? और एक परिवार में अगर आप मानते हो क्या भैया 5 सदस्य मानते हो है ना, कि एक परिवार मानते हो 5 सदस्य, तो 40 पंचे 2 करोड़। तो 2 करोड़ हो गया, 2 करोड़ 55,45,198 था। तो लगभग कितना हो गया? 80% के आसपास हो गया ना, इसलिए भी ध्यान रखिएगा। तो 40 लाख कृषक परिवार। कितने लाख कृषक परिवार छत्तीसगढ़ में? तो सब डाटा अलग अलग भी पूछता है। तो छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या कितने कृषि जुड़ी हुई है? तो अरे परसेंट 80%। छत्तीसगढ़ की कुल कितने % जनसंख्या कृषि जुड़ी हुई है? कृषि से डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से जुड़ी हुई है। अरे बोलो, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। और उसी को पूछ रहा है अलग अलग तरीके से। हाँ, और प्रदेश में कितने लाख कृषक परिवार हैं? कितने पर लाख?
आप 40.10 याद रखना बाद में। और 40 लाख कृषक परिवारों में से भी 82% लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं। तो कितने परसेंट लोग लघु एवं सीमांत श्रेणी में आते हैं? कितने लाख कृषक परिवार, कितने परसेंट कृषक परिवार लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं? तो याद रखिएगा, बोले छत्तीसगढ़ के कृषक परिवारों में से कितने प्रतिशत लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं? बताएंगे, आगे आएगा, चिंता मत करो। लघु सीमांत पढ़ोगे, मध्यम पढ़ोगे, सब वो चीज़ आपको नॉर्मली समझ लो कि लघु सीमांत है जिसमें सबसे कम जमीन हो, सबसे छोटा जमीन, एकदम कम बोने के लिए जमीन। सब पढ़ेंगे, क्या क्राइटेरिया है सब पढ़ेंगे। ठीक, बताओ कितने लोग आते हैं लघु सीमांत श्रेणी में? कितने लोग आते हैं? 82%। कितने लोग आते हैं? 82%। तो तीनों डाटा याद रखना। छत्तीसगढ़ की कुल कितने परसेंट जनसंख्या कृषि कार्य पर डिपेंडेंट है? 80%। कितने लाख कृषक परिवार हैं? 40 लाख। उसमें से 40 लाख में से कितने लोग आते हैं लघु सीमांत कृषि में? मतलब भैया हमारे यहाँ छोटे छोटे जो किसान हैं, जिनको कम कम जमीन है, लगभग 82% किसान वैसे ही हैं, बोने के लिए भी जमीन ही नहीं है, एकदम छोटे छोटे जमीन रखे हुए हैं। क्लियर हो गई बातें? ध्यान रखना। आओ, सर्वाधिक 52% क्षेत्र किसमें आता है? तो जलाशय और नहरों का। तो जल संसाधन में सर्वाधिक 52% क्षेत्र कौन किसका आता है? जलाशय और नहरों का। किसका आता है? हाँ, तो पुस्तक भाई सर्वाधिक सिंचाई अगर संसाधनों पूछे तो किससे किया जाता है? जलाशय और नहरों से। सर्वाधिक जनसंख्या किस पे डिपेंडेंट है? जलाशय और नहरों पर। क्लियर? कितने परसेंट? तो 52%। तो जल संसाधन में किसका सबसे ज्यादा परसेंट है? जलाशय और नहरों का। तो पूछेगा, बताइए जल संसाधन, 4 ऑप्शन दे देगा, जलाशय, नहर, नलकूप, तालाब, कुआं, ऐसे दे देगा, मोटर, ट्यूबवेल। बोले बताइए सबसे ज्यादा किस पे डिपेंडेंट है छत्तीसगढ़ का? तो लो आदमी तो जलाशय या नहरों पर, जलाशय पर या नहरों पर। कितने परसेंट क्षेत्रफल सिंचित करता है ये? हाँ, कितने परसेंट जल का हिस्सा लेता है? तो ये 52%। तो सर्वाधिक 52% क्षेत्र जलाशय नहरों के माध्यम से सिंचित है। तो सर्वाधिक सिंचित किसके माध्यम से होती है? जलाशय और नहरों के माध्यम से। सर्वाधिक सिंचित किसके माध्यम से होते हैं? कितने परसेंट? यस। और उसका सेकंड नंबर कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? कौन आता है? इसलिए 4 कहानी याद रखना। बोलो, नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। मतलब छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा सिंचाई होता है नहर से, फिर नलकूप से, फिर तालाब से, फिर सबसे कम कुआं से। क्लियर हो गई बातें? तो क्या क्या बोलेंगे? नहर, नलकूप, तालाब और कुआं। क्या बोलेंगे? जिसमें नहर को ही जलाशय लिख दिया है। नहर जलाशय कितना परसेंट? 52%। नलकूप कितना परसेंट? 29%। कितना परसेंट नलकूप से? 29%। क्लियर हो गए? तो 52 29 कितना हो गया बताओ? 52 29 कितना हो गया? 81%। कितना परसेंट? तो पूरे 100% जो सिंचाई का माध्यम उसमें से 81% अकेले किन दोनों से है? नहर और नलकूप से। किससे किससे है? नहर और नलकूप से। क्लियर? और नहर को साथ में क्या बोल रहा है? जलाशय। क्लियर कितनी इस बातें? चलिए, तो 52% क्षेत्र जलाशय नहरों से सिंचित है, 29% क्षेत्र नलकूप से सिंचित है। क्लियर हो गई बातें? चलिए, हाँ बोलो, कुछ बोल रहे थे? हाँ, उसी बनेगा ना नहर अपना, उसी निकलेगा नहर अपने। चलिए, अगला कौन आ गया भाई हमारा? तो सृजित सिंचाई क्षमता। पूरा इकोनॉमिक सर्वे वाला डाटा है, इसमें एग्जैक्ट डाटा ही पूछेगा। बाकी कॉन्सेप्ट वाली चीज हम आगे पढ़ेंगे। आओ, कुल सृजित सिंचाई क्षमता मार्च 2022 की स्थिति तक। तो एग्जैक्ट ये डाटा पूछेगा कि मार्च 2022 की स्थिति तक छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है। तो छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है बोलेगा मार्च 2022 तक। तो क्या बोलोगे? 21। हाँ, क्या बोलोगे? 21 अब मेन इसको ओवर ले जाओ, कितना लाख? 21 लाख। क्या रखोगे? तो छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता 21 लाख। ऐसे कितना? तो छत्तीसगढ़ की कुल सृजित सिंचाई क्षमता कितनी है? हाँ, कितनी है? और लास्ट में हेक्टेयर ध्यान रखना, एकड़ मत मार देना। कितना है? हेक्टेयर में। किसमें है? हेक्टेयर में। क्लियर हो कितनी बातें? चलिए बताइए, तो कुल सृजित सिंचाई क्षमता छत्तीसगढ़ कितनी है? हाँ, 21.47 या 21 लाख हेक्टेयर हो गया। राज्य गठन के समय कुल सिंचाई क्षमता कितनी थी? हाँ, सृजित मतलब जिसका सृजन किए, हम लोग खुद से बनाए हैं, निर्माण किए हम लोग खुद। ठीक है? हाँ, ठीक। मैंने हम लोग कितने नहर बनाए, कितने भैया डैम बना दिए, कितने भैया आपके तालाब बना दिए, कितने नलकूप बना दिए। इस तरीके से जो हम खुद सृजन कर रहे हैं, जिसकी रचना हम खुद कर रहे हैं। ठीक, तो बताइए कुल कितनी सृजित सिंचाई क्षमता है? 21 लाख। कितने? 21.47 लाख हेक्टेयर। तो हम लोगों ने इतने लाख जमीन को सिंचाई करने के लिए खुद से सृजित की है क्षमता।
ठीक होगी बातें। तो आज हमारी अपनी सृजित क्षमता, देखिए नेचुरल रूप से चीजें हैं कि कुछ मानसून से सिंचित हो रहा है, तो कुछ नेचुरल चीजें हैं और कुछ हम लोग सृजन, जिसका सृजन हम इंसानों ने किया, आके नहर बना दिए, बड़े बड़े डैम बना दिए, तो उनके माध्यम से कितने जमीन को सिंचित कर पा रहे हैं, 21.47 लाख हेक्टेयर को। समझ में आ गया बात सृजन का मतलब। तो सृजन का मतलब जिसका सृजन, निर्माण, रचना हमने ही किया है। ठीक हो गई बातें। तो कुछ प्रकृति खुद से सिंचित करती थी और हम मानव ने कितना परसेंट किया है, तो 21.47 लाख। क्लियर हो गई बातें। मगर हाँ, मैन मेड। और भैया बोलेंगे कि इसमें आ जाते हैं राज्य गठन के समय कितना किए थे, तो राज्य गठन सब कितना था हमारे पास, राज्य गठन से हमारे पास कितना था, 13 लाख। कितना था, 13 लाख। तो राज्य गठन जब हुआ, जब राज्य बना, तब हमारे पास कितना था पहले से, 13 लाख। और फिर हम अभी वर्तमान कितना कर दिए हैं, 21 लाख। तो कितने का वृद्धि किए, कितने लाख का, 8 लाख का। कितने का, यस। तो 21 लाख, 13 लाख, 8 लाख। तो इसलिए 8 लाख से पूछेगा कि राज्य गठन उपरांत की गठन के बाद सिंचाई क्षमता में कितने लाख की वृद्धि हुई है, लगभग 8 लाख। तो याद हो गया अब 21, 13, 8। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो राज्य गठन समय कितनी थी हमारी सिंचाई क्षमता, हम लोग कितने वृद्धि किए, अब वर्तमान कितना हो गया, तीनों डाटा याद रहेगा ना, यस। और वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, तो कितना परसेंट है, कितना परसेंट है, मैंने अभी भी हम जो 100% सिंचाई करना चाहिए, हम लोग केवल कितना परसेंट सिंचाई कर पा रहे हैं, 38%। कितना परसेंट, बहुत कम है अपने आप में ये, मगर फिर भी हम बहुत सारे राज्यों से आगे हैं, भारत की नेशनल लेवल से आगे हैं। क्लियर हो गई इतनी बात ना। तो नदियाँ तो बहुत जगह हैं, मगर सिंचाई क्षमता खुद से डेवलप करने में अभी हम कितने परसेंट में हैं, 38.75। कितने में, हाँ। तो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है, जोर बोलो, जोर से बोलो, कितना परसेंट। तो छत्तीसगढ़ में 38% सिंचाई का परसेंट, क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में 38% है सिंचाई का प्रतिशत। क्या बोलोगे, छत्तीसगढ़ में 38% है सिंचाई का प्रतिशत। याद रहेगा ये बात। तो पहले छत्तीसगढ़ में 36% ही था, अभी 2% और बढ़ गया है, 2.7 दिख रहा है ना, ये बढ़ गया है। तो क्या रखोगे, छत्तीसगढ़ में पहले 36% सिंचाई था, अब कितना हो रहा है, 2.75 बढ़ के 38.75। क्लियर हो गई बात। चलो अब पूरा डाटा एक साथ बोलो। प्रदेश में भैया कितने लाख कृषक परिवार हैं, कितने प्रतिशत लोग भैया आपके कृषि से जुड़े हुए हैं, 80%। 41 लाख में से कितने परसेंट लघु सीमांत कृषक हैं, 82% लोग हैं। क्लियर हो गई बातें। और एक कौन सा डाटा था उसमें, तो हाँ बताइए, अब सिंचाई, सृजित सिंचाई क्षमता हम देखेंगे तो सबसे बड़ा क्षमता किसका है, जलाशय और नहर का। कितना परसेंट, 52%। और सेकंड नंबर पे नलकूप, कितना परसेंट, 29%। फिर आ जाते हैं कि जब राज्य गठन हो तो हमारे पास कितनी थी सृजित सिंचाई क्षमता, 13 लाख। हमने बढ़ाया कितना, हमने 8 लाख। हो गया अभी कितना, मार्च 2022 तक हो गया 21 लाख। क्लियर हो गई बातें। और परसेंटेज में कितने परसेंट सिंचाई क्षमता सृजित कर लिए हैं, तो छत्तीसगढ़ में कितने परसेंट सिंचाई है, 38.75। वेरी गुड। अब आते हैं इस पे निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाओं पर। क्लियर हो गई बातें। तो देखिए कैलकुलेशन एग्जैक्ट इसका नंबर ही पूछता है। जैसे पूछेगा कि छत्तीसगढ़ में कितनी वृहद परियोजनाएं हैं, 8, 38 ऐसे दे देगा। कितना भैया वृहद परियोजना, 8। तो कितनी स्थापित है, तो क्वेश्चन बनता है कि छत्तीसगढ़ में कितने वृहद परियोजना स्थापित की गए हैं, कितने निर्माणाधीन हैं। तो क्वेश्चन बदल जाता है, कितने स्थापित है तो 8, निर्माणाधीन है तो 4। इसलिए दोनों लाइन याद होना चाहिए। क्लियर होते हैं। तो इसको पूरा टेबल जैसे याद करना, इसको, इसको और इसको कैसे याद करेंगे अभी करवाते हैं। देखो बोलो वृहद, मध्यम, लघु, 3 तो क्लियर हो गई बातें, है ना, कि वृहद परियोजना, मध्यम परियोजना, लघु परियोजना, ये 3 तो क्लियर हो गया बात। फिर जाता है भैया नलकूप योजना और एनीकट या स्टॉप डैम। क्या है, नलकूप और एनीकट स्टॉप डैम। दोनों नीचे का क्या है, बोलो क्या क्या है, नलकूप और एनीकट या स्टॉप डैम। तो ऊपर क्या है, वृहद, मध्यम, लघु, नलकूप या नलकूप, एनीकट या स्टॉप डैम। ये 5 इधर का नाम याद हो गया। नाम याद करो पहले, बोलो पांचों नाम क्या क्या है, वृहद, मध्यम, लघु, फिर नलकूप और एनीकट या स्टॉप डैम। हो गया इतना। इसे इधर याद करना चालू करना बोलोगे, इधर पूरा सीक्वेंस 8, 38, 24, 77, 30, 806। क्या बोलोगे, 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 8, 38, 24, 77, 30, 806। अब बोलो वृहद कितना होगा, तो मध्यम कितना होगा, तो फिर तो दोहराओ, 8, 38, 24, 77, 30, 806। बोलो फिर से बोलो, ठीक है। अब बताओ वृहद कितना है, तो भैया मध्यम कितना है, तो
आपका लघु कितना होगा तो क्लियर होते, नलकूप कितना है तो, और भाई आपका वो स्टॉप डैम इंडिकेटर कितना है तो, हो गया ना याद। ये ऐसे याद होना चाहिए पूरा सीक्वेंस, तब याद होगा। अलग अलग याद करोगे तो पागल हो जाओगे। हो गया 8 वृहद, 38 मध्यम, 24-77 लघु, 30 नलकूप और कितना हो गया 806 आपका स्टॉप डैम इंडिकेटर। ठीक होगी बातें। तो भाई डाटा देख के नहीं डर रहे थे सर कैसे याद रहेगा, याद करेगा टेक्निक डेवलप कीजिए। अब आते हैं स्थापित वालों के, ये हो गया स्थापित। अब देखिए निर्माणाधीन, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल इसको देखते हुए चलना। इसमें से आपको पहले पहले क्या दिख रहा है कि इसको हमको याद नहीं करना है, तो भाई 8 का आधा 4, इसको याद ही नहीं करूंगा। 38 को यहाँ 0, इसको याद ही नहीं करना है। याद करना क्या है मेरे को, 199 में 1 जोड़ना है और 340 बस। 199 में 1 जोड़ना है और 340 बस, इतना याद करना है। 8 का आधा 4, क्लियर। 38 वाला में कुछ करना ही नहीं है, मध्यम कुछ करना ही नहीं है। सेकंड वाला 24-77 में कितना है 34, तो 24 को 34 बना दो, टेंशन खत्म। 24 से 34 में एक जो लगा 340 हो गया। या 30 में भैया 1 और 806 का 199, तो लास्ट में 199 याद रखना है। ठीक, अब दिमाग में बैठाओ एक बार। पहला कितना दिख रहा है 8 का आधा 4, मध्यम वाले में कोई काम ही नहीं करना है। लघु वाले में क्या था 24-77, 24 को क्या किया 34 करके 0, 340 कर दिया। उस साथ क्या कर दिया भाई मैं 1 लगा दिया, नीचल में 199। ठीक, अब बोल के एक बार कोशिश करो। चलो वृहद कितना है ना, प्रस्तावित कितना है 4 भैया आपका। फिर मध्यम 0, लघु 340, तो 24-77 से 24 से 34 ऐसे लगा रहे हैं, दिमाग बार बार दोहराना। 24 से लेके 34 बनाना है, बाद में 0 लगा के 340 बनाना है। फिर आपका नलकूप वाला कितना है 1, और स्टॉप डैम निकट वाला 1 और 199, 1 199, 1 199। क्लियर होगी इतनी इस बात। चलो हो गया फटाक से, कैसे याद नहीं हो गया, देखो हो गया ना। चलो देखना आप खुद बता दोगे, तो पढ़ने से पहले डर लगता है बस। बताओ 5 वाली कैटेगरी में पहला कैटेगरी क्या है वृहद, दूसरा क्या है मध्यम, तीसरा क्या है लघु, चौथा क्या है नलकूप, नलकूप आखिरी क्या है एनीकट और स्टॉप डैम। हो गया। वृहद कितने भाई स्थापित 8, फिर 38, फिर 24-77, फिर 30, फिर 806। हो गया इतना बात। फिर चलते इधर में स्थापित वाले में 8 का आधा 4, फिर बीच वाले में 0, उसका फिर बाद वाले में 24-77 से 34 के लगा 340, फिर आपके एक यहाँ कितना था 1 और 1 से 199। हो गया इतना यार बस। उसी बात से पूछेगा मैं, अगर आपसे निर्माणाधीन बोल दे तो ऐसा लगा देना, स्थापित बोल दे ऐसे लगा देना। क्लियर हो गई बात। स्थापित मतलब अभी स्थापित है, इसका हम यूज कर रहे हैं। निर्माणाधीन मतलब इस पे हम बना रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं, द वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है, हाँ वैसे ऐसा बोले मेड इन वाला, वैसे ह्यूमन मेड वैसे, ठीक है मैन मेड वैसे बोला द वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक, छोटे शब्दों में। तो निर्माणाधीन मतलब निर्माण के अधीन है। योग समस्त साधनों से, इसका टाइटल भी याद रख लेना, निर्मित एवं निर्माणाधीन योजनाएं। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल 30 जून 2022 तक की स्थिति में। क्लियर होगी बातें। तो समय बदलेगा, नए आर्थिक डाटा आएंगे, जो निर्माणाधीन कुछ बन जाएंगे तो सब डाटा बदलता है, इसलिए आपको केवल इसी सेक्शन को अपडेट करना होगा। नदी वदी तो बदलना नहीं है। तो जितना भी डाटा वाला सेक्शन है ना, बुक यही रखना, इसी को अपडेट करना आने वाले समय में। और कैसे अपडेट करोगे, हर साल आपके भैया जब बजट आता है छत्तीसगढ़ का, उस समय भैया इकोनॉमिक सर्वे देता है गवर्नमेंट, फ्री में डल रहता है वेबसाइट पे, फ्री में डाउनलोड करो, ये चैप्टर खोलो, इसका डाटा को अपडेट कर लो, इसी पुस्तक में सुधार के लिख लो, व्हाइटनर लगा के लिख दो ऊपर में, या पेंसिल से काट के लिख दो, जैसा मन से लिख लो। क्लियर। तो इसी पुस्तक को अपना रिवीजन बुक बना लेना। ठीक होगी बातें। इसी पुस्तक पूरा गोद गोद के लगा देना। ठीक, चलो आओ आगे। भी तो पढ़ना सीखोगे, पढ़ना सीखने में टाइम है, तो इसे पढ़ रहे हो, पढ़ना सीखना पड़ेगा। अभी सीखने में बहुत टाइम है अभी आप लोगों को। 2-3 साल खुद से पढ़ोगे तब समझ पाओगे पढ़ना कैसे है रियल मायने में, लगेगा 2 साल अभी। चलो आगे बढ़ते हैं। विवरण कुल सिंचित क्षेत्र, सर्वाधिक सिंचित जिला, न्यूनतम सिंचित जिला। ठीक, तो ये कैटेगरी में पूछेगा आप सबसे। देखिए तो कुल सिंचित क्षेत्रफल में अलग अलग कैटेगरी बना के दे दिया है। तो कुल सिंचित क्षेत्रफल कितना पढ़े थे आप लोग बताइए 21, 43, 6, 41 कितना है, कितना है, कितना है। तो इसको याद 21 से क्या याद आ रहा है वर्तमान में, हाँ सिंचित सिंचाई क्षमता कितनी है, तो बस वही तो उसी का तो बात कर रहा है। तो कोई 21, 47, 21, 43 में कंफ्यूज मत होना, बात उसी का हो रहा है। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो 21, 47, 21, 43 हो गया। अब इसको डिटेल में चलते हैं, आओ आगे बढ़ो। तो क्या हो गया भैया 21, 43, 6, 41 कितना हो गया है, तो 21,43,641 हेक्टेयर कुल हमारे सिंचित क्षेत्रफल है। कितना है कुल सिंचित क्षेत्रफल है, कितना है बोलो जोर से बोलो। हाँ
और योग समस्त साधन, ऐसे टाइटल देके देखेगा, योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल में सिंचित क्षेत्रफल कितना है बोलेगा तो क्या लिखोगे? सिंचित प्रतिशत कितना है बोलेगा तो कितना परसेंट? तो ध्यान रखना, यहाँ से 38 वहां क्या पढ़े थे हम लोग? 38.7। तो वर्तमान में प्रदेश की सिंचाई का प्रतिशत कितना है? और यहाँ पे जब परसेंट पूछेगा तो इसको क्लियर लिख के देगा, योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल। क्लियर हो गई बातें? कितना परसेंट है बोलेगा तो हाँ, वैसे ही योग समस्त साधनों से कुल सिंचित क्षेत्रफल, योग समस्त साधनों से नीरा सिंचित क्षेत्रफल। तो यहाँ कुल बोला या नीरा बोला, कुल बोला या शुद्ध बोला, आंसर चेंज। यहाँ 21 लाख, यहाँ 16 लाख, यहाँ 37%, यहाँ 35%। नहीं प्यारे मोहन, उसको वैसे याद रखना, ये योग समस्त साधन बोलेगा तो इस तरीके से याद रखना। क्लियर हो गई बातें? चलो ध्यान मत लगाओ अभी। नीरा मतलब शुद्ध, प्योर। मान लो कि आपके पास तालाब है जिसकी कुल क्षमता कितनी है? 5000 लोगों को पानी प्यास बुझा सकता है। क्लियर हो गई बातें? मगर अभी आप उससे पाइप निकाल कर केवल 3000 को सप्लाई दे रहे हैं, तो शुद्ध रूप से आप कितने का प्यास बुझा रहे हैं? 3 का। नीरा रूप से 3 का, शुद्ध रूप से 3 का। उसकी कुल क्षमता कितनी है? 5000। तो यही है कुल, मतलब इसकी कुल क्षमता कितनी है, और नीरा या शुद्ध होता है उसमें से कितना उपयोग कर रहे हैं, इसलिए हमेशा ये डाटा कम होगा। है कितना टोटल, कितना क्षमता है? 21 लाख। दे कितने रहा है? 16 लाख। है कितना क्षमता? 37%। दे कितना रहा है? 35%। समझ में आ गया बात? यस, ठीक है। जैसे आप सब अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग नहीं करते, आपकी क्षमता बहुत ज़्यादा है, एक दिन 50 पेज रट सकते हैं, वो रटते हैं क्या? नहीं, 5 भी नहीं रटते। यस, तो जो 5 रटते हैं वो आपका नीरा शुद्ध है। क्षमता टोटल कितना है? 50, वो कुल है। ठीक है, चलो आते हैं एग्जाम में। अब समझ में आ गया? अब दोनों को एक साथ याद करना, ठीक है, कंफ्यूजन ना रहे। कंपेयर करके पढ़ेंगे तो ना पूरा याद हो जाएगा, चिंता नहीं है। योग समस्त साधनों में कुल सिंचित क्षेत्रफल, योग समस्त साधनों में नीरा या नीरा लिखे चाहे शुद्ध बोले, नीरा या शुद्ध सिंचित क्षेत्रफल हम लोग देख रहे हैं। तो बोलेंगे भैया बताइए इसमें कुल सिंचित क्षेत्रफल कुल वाले में कितना है? 21 लाख। नीरा वाले में कितना है? 16 लाख। बस इतना याद रखो, उसमें कितना? 21 लाख, इसमें कितना? 16 लाख। बस लाख लाख में याद करो, एकदम नीचे बात नहीं करना। रईस आदमी अपन क्या बोलेंगे? 21 लाख 16 लाख। कितना लाख? 21 लाख 16 लाख। 37% में 37%, 35%। क्या बोलोगे? 37%, 35%। ये हो गया भाई कुल कुल का काम, हो गया इतना बात। अब देखते हैं कि कुल वाले में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? तो जांजगीर। भैया इसमें कौन है? जांजगीर। तो कुल में सर्वाधिक सिंचित कौन सा जिला है? जांजगीर। शुद्ध रूप से कौन जिला है सिंचित है? जांजगीर। सर्वाधिक सिंचित जिला में प्रतिशत के अनुसार कौन है? जांजगीर। इसमें प्रतिशत के अनुसार कौन है? जांजगीर। तो भाई छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक सिंचित जिला कौन है? क्षेत्रफल अनुसार, कुल क्षेत्रफल अनुसार, शुद्ध क्षेत्रफल अनुसार, कुल परसेंट अनुसार, शुद्ध परसेंट अनुसार। क्लियर हो गई बातें? तो कुल के अनुसार इसका 84% सिंचित है, और अगर शुद्ध रूप से देखें तो कितना परसेंट सिंचित है? 94%। क्लियर हो गई इस बातें? यस। मगर यहाँ पे डाटा ऐसे में 244 292, 244 292, तो क्षेत्रफल उतना ही सिंचित है। क्लियर हो गई बातें? चलिए अब आते हैं न्यूनतम सिंचित जिला कुल वाले में कौन है? नारायणपुर। यहाँ कौन है? नारायणपुर। परसेंट में कौन है? दंतेवाड़ा। परसेंट कौन है? दंतेवाड़ा। क्लियर हो गई बातें? बस इसके अंदर कोई अलग डाटा याद रखना है। यहाँ कितना क्षेत्रफल है? 181, 181। यहाँ पे 244 292, 244 292। परसेंट 84 और 94, यहाँ 0 और 0। तो इसमें तो कुछ याद ही नहीं करना, सेम टू सेम है, नारायण और दंतेवाड़ा। तो छत्तीसगढ़ में सबसे कम सिंचित क्षेत्रफल कहाँ का है? परसेंटेज में सबसे कम सिंचित, तो क्षेत्रफल में सबसे कम सिंचित कितना क्षेत्रफल? 181 हेक्टेयर। और परसेंट सबसे कम दंतेवाड़ा, कितना परसेंट? 0%। वैसे यहाँ पे भी कुल वाले की जगह शुद्ध आ गया। शुद्ध में भैया कुल कितना सबसे कम सिंचित कौन सा क्षेत्रफल है? और शुद्ध वाले में सबसे कम सिंचित प्रतिशत दंतेवाड़ा। क्लियर हो गई बातें? बस इसका परसेंट याद रखना। यहाँ तो कितना परसेंट? 84, और यहाँ कितना है? 94। बाकी सब टेंशन की बात ही नहीं है। 21 लाख 16 लाख 37%, 35%। हो गया इतना बात? चलो ऐसे इकोनॉमिक सर्वे पढ़ते हैं बेटा। इकोनॉमिक सर्वे का डाटा पहले पूछता ही नहीं था, अचानक से 2017 के एग्जाम में कि 2019 के एग्जाम पूछ लिया, 2017 के एग्जाम पूछ लिया। उसके बाद इतना दहशत बैठ गया लोगों में कि 100 क्वेश्चन आया था पीएससी के एग्जाम में, और उसमें से 55 क्वेश्चन पूछा इकोनॉमिक सर्वे से। हालत खराब। अब पूरा बाकी जितना पढ़े थे बच्चे 45 क्वेश्चन में से बनाना था, 45 को बना नहीं सकता, और जो इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा नहीं, पूरे बच्चे रोए उस साल। सब बच्चे रोए, सब बच्चे रो दिए। इकोनॉमिक सर्वे कौन पढ़ता है भाई? पता नहीं कि इकोनॉमिक सर्वे पढ़ा जाता है। तो भाई यही है एग्जामिनर का माइंड, कुछ भी पूछ सकता है वो, है ना, आपके राज्य से रिलेटेड, इसलिए आपको अवगत रहना होगा। क्लियर हो गई बात है? जैसे बजट से क्वेश्चन पूछ लेता है, अब नया बजट आएगा तो भाई कौन कौन सी नई योजनाओं पे काम किया जाएगा, कितने लाख का बजट है, सब इकोनॉमिक सर्वे का हिस्सा है, बजट का हिस्सा। तो इकोनॉमिक सर्वे बजट हमेशा पढ़ लेना। इकोनॉमिक सर्वे विगत वर्ष में क्या क्या हुआ, बजट आने वाले में हम क्या करने वाले हैं। क्लियर हो गई बातें? इकोनॉमिक सर्वे क्या बताता है? आर्थिक सर्वेक्षण। इकोनॉमिक सर्वे को हिंदी में बोलते हैं आर्थिक सर्वेक्षण।
वो हमेशा जो साल बजट आएगा उसके प्रीवियस ईयर का होगा। जैसे अब अगला साल बजट कौन सा आएगा, 23-24, आर्थिक सर्वेक्षण क्या होगा 22-23, जो की बात है ना। अगले साल मतलब अगले 24 हो जाएगा ना, तो अगले साल बजट कौन सा हो जाएगा 24-25, जनवरी आएगा तो 24 लग गया, 24 किस ओर जा रहे हैं 25 की ओर, तो बजट क्या कहलाएगा 24-25, और इकोनॉमिक सर्वे क्या होगा 23-24। ठीक है, तो यार रखना इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पीजे प्रीवियस ईयर का होता है और बजट हमेशा आगामी साल का होता है। ठीक हो गई बातें। चलो फिर आपके जो इकोनॉमिक सर्वे में 3 डाटा होता है, PQA ऐसा लिखा रहेगा। इसमें एक ठो रहेगा इसका पूरा डाटा हमको उपलब्ध नहीं है, ये जो हमारा लक्ष्य था, और ये रहेगा जो तीसरा, ये पक्का क्या इतना काम हो चुका है, इतना काम टारगेट लिए थे, इतना भी काम चल रहा है, तो इसमें सबसे ज़्यादा इसको पूछ लेता है PQA में शुरुआत वाले को। इससे आप धीरे धीरे पढ़ते पता चलेगा। हालांकि आप लोग व्यापम की तैयारी करो, टेंशन की बात नहीं है, बढ़िया बिंदास पढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, मगर डाटा तो रटना ही पड़ेगा। क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो, ये डाटा एग्जैक्ट लाइक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वह क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में केवल एक बार सिंचाई की गई हो, कृषि वर्षांत 30 जून 2022 तक की स्थिति में कितना लाख क्षेत्रफल है वैसा, कितना लाख, कितना लाख, अरे 5 लाख बोलो ना, बस 5 लाख याद रखो, भी बड़ा पूरा मत याद करो, 539,340 मत याद करो, 539,340 डाटा तो आसानी दिया है, 539,340 है ना, मत याद करो। ठीक है, वही बोल कितना 5 लाख। जैसे ऊपर क्या पढ़ा हम लोग 21 लाख और 16 लाख, 37% और 35%। जांजगीर चांपा 244, 292, 181, 181 उधर वाला था, परसेंट में यहाँ 94 आपका 84% और 94%, वहाँ पे 0% और 0% नारायणपुर दंतेवाड़ा। ऐसे ओवरऑल याद रखना है टेबल पूरा। क्लियर की बातें। जैसे हम ऊपर याद किए थे, डाटा में क्या याद किए थे 8, 38, 24, 77, 30 और 806। क्लियर की बातें। हाँ, तो ऐसे ही बार बार जाकर रिवीजन करना है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोलो सर्वाधिक क्षेत्रफल देखते हैं। तो बताओ क्षेत्रफल जिसमें वर्ष में एक बार सिंचाई की गई हो, क्षेत्रफल कितना है तो 5 लाख। कितना है 5 लाख। तो वर्ष में केवल एक बार सिंचाई कितने क्षेत्रफल में होता है, कितने में, बस ऐसे बोलो 5 लाख, फट से बोलो कितने में। बस जब भी डाटा को आप डाटा समझ के पढ़ोगे याद ही नहीं होगा, समझो अपने राज्य के बारे में जान रहे हो आप, कितने में एक बार बस सिंचाई होता है भाई 5 लाख में। क्या बोलोगे 5 लाख में, बाद में पढ़ना कि 539,340, जरूरत ही नहीं है, 5 लाख याद है, एग्जाम में आप ऐसे सबसे आगे हो गए है ना। चलो भूल बोलेगा भैया सर्वाधिक एक बार सिंचाई वाले क्षेत्रफल में सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ का है, बेमेतरा का। कहाँ का है, बेमेतरा का। कहाँ का है, बेमेतरा का। 5 लाख में से अकेले 1 लाख कर लेता सिंचाई, 5 लाख में से अकेले 1 लाख किसका सिंचाई होता है, बेमेतरा का। किसका, बेमेतरा का। तो बोलेगा भैया वर्ष में एक बार सिंचाई में सर्वाधिक क्षेत्रफल किस जिले का है, किस जिले का है, बस जिला का नाम पूछ ले, कौन सा में, अरे कौन जिला, बेमेतरा। तो कौन सा जिला जो एक बार सिंचाई में सबसे आगे है, और कुल सिंचाई में जांजगीर चांपा आगे है, कुल सिंचाई में, और एक बार सिंचाई में बेमेतरा। क्लियर हो गई बातें। हाँ, न्यूनतम क्षेत्रफल में जहां एक बार सिंचाई होती है उसमें न्यूनतम क्षेत्रफल कौन आ रहा है, बस्तर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, जांजगीर, कोरबा 0 हेक्टेयर। क्लियर हो गई इतनी बातें, ध्यान रखेंगे। चलो भूगर्भीय जल स्थिति पे अब चलते हैं कि हमारे भूगर्भ मतलब जमीन के ऊपर तो हम लोग देख लिए कितना जल मौजूद है, अब भूगर्भ मतलब जमीन के अंदर कितना जल मौजूद देखते हैं। क्लियर हो गई इतनी बातें। तो भूगर्भ मतलब समझ गया ना, भूमि के गर्भ में, भूमि के अंदर। बाहर तुमको दिख रहा है नदी, तालाब, नाला वाला, अब जो जमीन के अंदर खोद के निकालते हैं, तो भूगर्भ में कितना जल मौजूद है उससे जुड़ा डाटा। तो इसलिए इसको डाटा मत समझना, अपने राज्य के बारे में जान रहे हो कितना पानी मौजूद है, इसको डाटा कैलकुलेट करके हम आज इतना टन पानी हम पीते हैं, इतना टन मौजूद है, आने वाले कितने साल में खत्म हो जाएगा, सोर्स कितना दे रहा है, सब पता चल जाता है। इसलिए मैथमेटिशियन को सब पता है कि आने वाले भविष्य में छत्तीसगढ़ में क्या होने वाला है। इसलिए जिस जिले में भूजल कम होगा, भूमि के जल के स्तर कम होगा, वहां पे देखेंगे निगम बोल देगा भाई कि बोर नहीं खोदना है, ट्यूबवेल नहीं खोदना है, मना कर देगा। सरकारी नल अमृत मिशन से आप पानी लीजिए, एक बोर खोदेगा सबके घर में क्या कर देगा, कनेक्शन दे देगा, है ना। तो इसलिए ध्यान रखना कि आपका जिला किस कैटेगरी में आता है, तो उस हिसाब से भाई आप भी अब जल बचाना चालू करो। ज़्यादा में आता है तो भी से बचाओ ताकि वैसी स्थिति ना है, और कम में आता है तो भाई जमा करना चालू कर दो। कैसे जमा करोगे कि आप जब भी अधिकारी बनोगे, घर बनाओगे, तो घर के छत पे जितना पानी गिरता है सब कोई सोख्ता बनाने का है ना, ताकि पानी सीधे कहाँ चल जाए, जमीन के अंदर। उसके सोख्ता बनाना होता है, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, 2-4 हज़ार बन जाएगा। ठीक, गड्ढा करवा करके अलग अलग लेयर बिछा देते हैं, ठीक है, कोर्स का। चलो खुद से भी कर सकते हो। भूगर्भीय जल स्थिति। अब अगला क्या दिख रहा है हम लोग, भूगर्भीय जल स्थिति। छत्तीसगढ़ की क्या दिख रहे हैं हम लोग आपके, भूगर्भीय जल स्थिति। तो प्रदेश में सतही जल की मात्रा कितनी है, 48,296। क्या बोलेंगे, 48 दूनी। डाटा आप लोगों के लिए बना ही है, पढ़ो बस, देख के डरो मत, पढ़ो, बोल ही रहे मेरे को, पढ़ लो। तो कितना भाई सतही जल की मात्रा 48,296, तो 48 दूनी। हाँ, और उपयोग में लाया जा सकता है 48 में से कितना उपयोग में ला सकते हैं,
41,720। तो 48,000 में से कितना उपयोग ला सकते हैं? 41,000। तो 48,000 में से 41,000, 48,000 में से तो सतही जल कितना है? 48,000। उपयोग कितना ला सकते हैं? 41,000। देश के सतही जल का कितना परसेंट है ये? 3.2%। तो देश में जितने भी सतही जल है उसका कितना परसेंट छत्तीसगढ़ में है? 3.2%। कितना परसेंट? हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य में कितना परसेंट? इसको हल्के मत बोलो, 3 से मरियल मत बोलो भाई, बड़ा डाटा है कि छत्तीसगढ़ पूरे भारत के हिसाब से हमारे कितना परसेंट है? 3.2%। तो इस डाटा का वैल्यू दो अपने आवाज से, अपने दिमाग से, कितना परसेंट है? 3.2%। हाँ, कितना हजार है? तो 48,000। उपयोग में कितना ला सकते हैं? 41,000। देश का कितना परसेंट? 3.2%। क्लियर हुई बातें? चलिए, केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट, ठीक है, सेंट्रल जो भूजल बोर्ड है उसका रिपोर्ट देखिए कि भूगर्भीय जल की मात्रा कितनी है? 11,630। कितनी है? अब सतह में कितना है? 48,000। भूगर्भ में कितना है? 11,000। क्या बोलोगे? सतह में है 48,000, भूगर्भ में है 11,000। क्या बोलोगे? दिमाग बैठ रहा है ना? ऐसे ही बैठा के रखना है, नहीं तो भूल जाओगे सब। उपयोग में लाया जा सकता है इस 11,000 कितना परसेंट? 44%। कितना परसेंट? 44%। देश के भूगर्भीय जल का कितना परसेंट है? 3.17%। देख लो दोनों में 3.2 है, 3.17। 3 उसको 20 बना दो, इसको 1 7 करके 17 बना दो। क्या बोलोगे? 3 20 3 17। क्लियर होगी बात है? 3 20 और 3 17। हालांकि 20 होता नहीं, दशमलव का 20 होता है वो, पर बोलने के लिए, याद करने के लिए। 3 20 और 3 17। क्या बोलोगे? 3 20 और 3 17। तो बोलेगा भैया भूगर्भ में सतही जल की कितना परसेंट है? 48,000। कितना है? 48,000। वो देश का कितना है? 3 20। कितना? 3 20%। कितना परसेंट? 3 20। 3.20% हो गया 3 20। ये कितना है भैया आपका? केवल 11,000। 11 11.5 बोल दो, 11,500। तो कितना? 48,000 कितना है? 11,500। क्लियर हो गया बातें? और 11,500 में कितना परसेंट हो रहा है? तो आपका ये 3 17। कितना? 3 17। तो 3 20 और 3 17। यस, इसमें 48 में से कितना परसेंट लेकर उपयोग में लेके आ रहे हैं? 41,720। अभी और कैलकुलेट करो फटाक से कि 48,296 से 41,720 कितना परसेंट होता है? निकालो फटाक से कि 41,720 48,296 का कितना परसेंट है, ताकि आपको जैसे इसका परसेंट पता चल गया कि 44% उपयोग कर सकते हैं, उसको पता हो कि कितना परसेंट उपयोग कर सकते हैं। क्या तो वही डाटा पूछ ले आपसे? आता है परसेंट निकालने? इकतालीस 720 कर देना, भागित लगा करके भैया ये लिख देना, और नीचे में 2 0 ऐड कर देना। हाँ, कितना परसेंट? कितना परसेंट? 86.38%। ठीक है, 86 38 हो गया। इतना परसेंट नहीं, गुस्सा हो गई थी वो, अब मुझे बार पूछ रहे मेरे से। ठीक है, ठीक है, तो याद रखना कितना परसेंट भैया? तो 86%। कितना परसेंट? हाँ, तो ध्यान रखिएगा कि हमारे यहाँ सतह पे जितना भी जल है उसका कितना परसेंट हम लोग उपयोग कर पा रहे हैं? 86%। बस बोल, कितना परसेंट? 86%। और भूगर्भ में जितना भी जल उसका कितना परसेंट हम यूज कर पा रहे हैं? 44%। याद रहेगा, है ना? 44 दूनी 88 होता है, तो लगभग ऐसे 44 दूनी 88, लगभग 88 के आसपास वो है, तो इसका जस्ट डबल। तो सतह में कितना परसेंट है हमारे पास? 48,000। उसका कितना यूज कर रहे हैं? 41,000। ठीक है, और कितना परसेंट है? 86% है। भूगर्भ में चलते, भूगर्भ कितना है? लगभग 11,500। उसका यूज कितना कर पा रहे हैं? 44%। अब निकालो 11,630 का 44% कितना होता है, ये निकालो, ताकि उसका डाटा वो भी लिख देते हैं। चलो, मेट्रो निकाल लेंगे 2 साल। परसेंट निकालने नहीं आ रहा, बताओ तुम लोग को कैसे करोगे यार? आ रहा है ना? निकल गया कितना? 5,117%। 17 हो गया। मिली घन मीट्रिक घन मीटर क्यूब हो गया। ठीक, ध्यान रहेगा। 11.5 में से कितना? 5,000। 11.5 में से 5,000, तो 48 में से 41,000, इस आपके भाई 11.5 में से 5,000, वो 86%, ये 44%, वो केंद्र के स्तर का 3 20, और ये कितना? 3 17। पूरा डाटा क्लियर हो गया? इतने बात इसको लिख लो भैया कॉपी में अपने फटाक से, अपने बुक में लिख लो। इस डाटा को बुक में लिख लो, कल को कुछ भी पूछे तो आपके पास जवाब होना चाहिए।
जो किसी बुक में नहीं है वो भी जवाब आपके पास है। बुक नहीं लाए हो, लिए नहीं हो? हाँ ठीक, कोई बात नहीं, उसमें अपडेट कर लेना है ना, फोटो खींच लो इसका। सब बुक वही मिलेगा। इसको बोले ये अलग बुक, देखो डिटेल्ड बुक अभी अर्जुना का 3 ठो आ रहा है। छत्तीसगढ़ का जैसे एक बुक में सब दे दिया है, छत्तीसगढ़ का 3 बुक आ रहा है पीसी वालों के लिए और व्यापम वालों के लिए, ठीक है। तो 3 ठो बुक पढ़ना पड़ेगा, तब छत्तीसगढ़ खत्म होगा। और ये कितना बुक है? 1। तो वो 3 पढ़ना है, 1 इससे रिवीजन करना है। अब एग्जाम टफ नहीं होता, एग्जाम बैठने वाले बच्चे टफ होते हैं, है ना, क्योंकि हमारा टक्कर किससे है? तो भाई बहुत सारे टीचर से। नहीं देता हूँ मैं, छोड़ दिया देना। कौन सा? वो तो ज्वाइनिंग था ना, वो तो 3.5 साल पहले का पेपर है। उसमें मंत्रालय मेरा 2 बार रिटर्न ले लिया, 2 बार इंटरव्यू निकाल लिया, तब जाके अभी ज्वाइनिंग दिया। हाँ पूछो पूछो पूछो, बताओ ये होमवर्क। चलो इसे बताना कि इसका मतलब क्या होता है, मीघ मी का मतलब, ठीक है। घ से घन, घन मतलब घात 3 होता है। घ से घन, घन मने घात 3। नहीं जानते घन वन? नहीं पढ़े हो? तो फिर बताओ क्या होगा? मीघ मी का मतलब क्या होता है? मिलियन काय के लिए है? जल को मिलियन में नापते हैं, मीट्रिक में नापते हैं, बताओ आप लोग। मीट्रिक मीटर टक स्क्वायर घन, मीट्रिक मीटर क्यूब या मिलियन मीटर क्यूब, क्या होगा? चलो होमवर्क है तुम लोग के लिए, इसी बात पे बताना। क्या गणित पढ़ रहे हो रे बाबा, मी घमी पूछना सर से। वो तो मीटर होगा लास्ट वाला। तो हो गया, ये लिख लिए। चलो गणित सीख लेना बाद में, हो गया लिख लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं नहीं बताऊं, होमवर्क है तो कैसे बताऊं यार। होमवर्क क्या दिया हूं? क्या होमवर्क कर रहे हो तुम? एक ठुकी हो आज तक? हाँ क्यों? कल भी पढ़ना है? मैं होमवर्क दिया मेरे से पूछना। पहले आप लोग जोड़ लगाओ। गूगल दिए, गूगल पूछो। हाँ पूछो गूगल से। जल की बृहद मात्रा को किसमें नापते हैं? इतना ही तो पूछना था गूगल में, इतना होमवर्क नहीं होता तुम लोग से। रटने से अच्छा होता समझना। देखो कैसे मान लो, डब्बा मारते हैं, डब्बा ठीक है मारते हैं ऐसे करके। तो भैया 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई, 1 मीटर ऊंचाई वाला अगर मैं डब्बा बनाता हूँ, घन बना देता हूँ, क्लियर होगी बातें। और इसमें मैं जल भर देता हूँ, जल, क्लियर होगी बातें, तो कहलाता है मीटर। और मीटर कितना टू मीटर? लंबाई का 1 मीटर है, चौड़ाई का 1 मीटर, ऊंचाई का 1 मीटर है, तो मीटर क्यूब होता है। इस क्यूब को हिंदी में लिखा जाता है घन, तो घन मीटर। अब आगे मी का मतलब पता कर लेना, इतना तो होमवर्क करोगे। अच्छा फर्जी लोग, फुल फर्जी। चलो हो गया, चलो बोलो फटाफट बोलो, चलो खत्म करेंगे क्लास। उतना होमवर्क है तुम लोग के लिए, ठीक, पता कर बताना। आओ केंद्रीय भूजल बोर्ड का रिपोर्ट देख लेते हैं। हो गया हमारे भी। छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल क्षमता कितनी है? तो 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। हो गया। तो बिलियन है, वो मिलियन है। हाँ तो इसलिए तो बोला भाई, मैं कहाँ कुछ बोल रहा हूँ। तो श्योर नहीं रहते तुम लोग। कितना बस हो गया? तो 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। तो क्या बोल रहे हैं? केंद्रीय भूजल बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल क्षमता कितनी है? कितनी है? कितना है? तो छत्तीसगढ़ राज्य की भूजल, भूमि जल की क्षमता कितनी है? 24.86 बिलियन क्यूबिक मीटर। क्लियर होगी बातें? बिलियन क्यूबिक मीटर, ये लगभग 25, हाँ 25 ठीक है, ठीक बोले हो, कोई दिक्कत नहीं है। 25 बिलियन क्यूबिक मीटर पूछा एग्जाम में, याद रखना है ना। चलो फिर कल यहाँ चालू करेंगे भूजल की दृष्टि से, इसको पढ़े खत्म करते हैं। चलो यहाँ से पढ़ेंगे सुरक्षित भूजल की दृष्टि से विकासखंड की स्थिति। तो कितने विकासखंड जो सुरक्षित श्रेणी में आते हैं?
तो छत्तीसगढ़ के कितने विकासखंड सुरक्षित श्रेणी में आ रहे हैं? 122। आंशिक संकटपूर्ण श्रेणी में कितने आते हैं? अब एकदम संकटपूर्ण श्रेणी में कितने आते हैं? तो संकट वाले, आंशिक वाले, सुरक्षित वाले, फिर से बोलो, संकट वाले, आंशिक संकट और सुरक्षित वाले। हो गया, तो 2 22 1 22 खत्म हो गया बात। कल हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे सिंचाई स्रोत अनुसार सिंचाई क्षमता, ये हो गया बात। ठीक, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, धन्यवाद। खोल दो गेट भाई, अंदर आ जाओ। गेट खोल लो, गेट खोल लो।